कोई भी फैशनेबल डाइट आपको नहीं करनी चाहिए। कीटो जो थी ना 1972 में बनी थी और इसको एटकिंस डाइट के नाम से फेमस हुई थी। वो किस लिए थी? वो उन बच्चों के लिए थी जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं। मेनोपॉज इज लाइक अ हॉरिबल फॉर अ वुमेन। उसी को ही पता होता है कि वो किस स्टेज से जा रही है और अर्ली मेनोपॉज 32, 33 पे आने शुरू हो चुके हैं। तो उस टाइम आप हाई प्रोटीन डाइट नहीं ले सकते। आपको ऐसे सप्लीमेंट्स भी चाहिए, ऐसी डाइट भी चाहिए जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करे। पीसीओएस जो है अभी 10 इयर्स की गर्ल्स को होना शुरू हो गया, 10 to 12 इयर्स की गर्ल्स को। ऑल बिकॉज ऑफ डाइट, मेयोनीज। डाइट कोई फैंसी वर्ड ही नहीं है। डाइट मीन्स सिलेक्शन ऑफ फूड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू योर ब्लड ग्रुप, योर मेडिकल हिस्ट्री एंड योर नीड्स। डाइट लाइफस्टाइल इतना सिंपल है ना, इसको फॉलो करना। हम लोगों ने इसे कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न न्यूट्रिशन, गट इज नोन एज अवर सेकेंड ब्रेन। गट इज नोन एज अवर सेकेंड ब्रेन। मेरे पास एक अंकल आए, उनका लीवर अच्छा खासा ख़राब, ग्रेड 3 फैटी लीवर और अल्कोहल ले रहे हैं। मैंने कहा अंकल क्यों ले रहे हो, इतना ज़्यादा ख़राब है? कहते बेटा अब स्ट्रेस हो जाता है, लेना ही पड़ता है ना। मतलब लीवर की ऐसी तैसी हो रखी है पर स्ट्रेस हो जाता है तो लेना पड़ता है। जैसे कि आपने द सुप्रीत सिंह शो को इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया, 1 साल होने वाला है, तो इसी खुशी में हम आपके लिए एक नया तोहफा लेके आ रहे हैं। TSS क्लिप्स, द सुप्रीत सिंह क्लिप्स। अगर आपके पास समय नहीं है पूरा शो देखने का तो आप क्लिप्स देख सकते हैं। क्लिप्स से आपको जानकारी अगर आपको रेलेवेंट लगती है तो आप शो तक जा सकते हैं, बट हम आप तक मीनिंगफुल कंटेंट लाना नहीं छोड़ेंगे, हम आप तक पॉजिटिव कंटेंट लाना नहीं छोड़ेंगे और आपको साथ में एंटरटेन भी करेंगे। कीप वॉचिंग द सुप्रीत सिंह शो एंड नाउ सब्सक्राइब टू द TSS क्लिप्स एज वेल। Hi, Dr. Vibha. Hi. Welcome to the Supreet Singh Show. Thank you so much. And सबसे पहले मैं चाहता हूँ आप बताएं कि आपको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं। मैंने जब लिस्ट देखी तो बहुत लंबी थी तो मैं याद नहीं रख पाया, बट बहुत लंबी लिस्ट थी वो। ओके, सो बेसिकली आई एम आयुर्वेदिक डॉक्टर एंड मैंने 2019 में मिसेस इंडिया लेगेसी विन किया था एंड 2018 में नॉर्थ इंडिया कॉन्टेस्ट विन किया था एंड उसके बाद मुझे सोशल मीडिया आइकॉन इंटरनेशनल वुमेन अवार्ड एंड मेरी रेडियो सीरीज़ को अवार्ड मिला है नंबर 1 रेडियो सीरीज़ का। उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ क्योंकि आपने बताया कि 465 कंटेस्टेंट्स। यस, आउट ऑफ 465 स्टेशन से सीरीज़ जाती हैं और उसमें हमारी एक सीरीज़ थी द होप, जीने की नई राह। तो उसमें हमने बात की थी नॉर्मल की खाने पीने से हम अपने आप को कैसे ठीक कर सकते हैं एंड डाइट का क्या इम्पैक्ट है, मेंटल हेल्थ का क्या इम्पैक्ट है एंड बहुत सस्टेनेबल बातें। क्योंकि मेरा ये मानना है कि डाइट वो होनी चाहिए जो आप लाइफस्टाइल डेली अपने रूटीन में फॉलो कर पाओ। अगर आप डेली रूटीन में फॉलो नहीं कर पा रहे तो वो आप सिर्फ कुछ दिन करेंगे एंड फिर छोड़ देंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो बॉडी को शॉक देना ही होगा। तो बहुत इजी चीज़ों से और थोड़ा सा कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं तो उस पर हमने बात की थी एंड मुझे बहुत सारे लिसनर्स के मैसेजेस आए थे, कॉल्स आए थे कि बहुत अच्छी सीरीज़ है, इवन डॉक्टर्स के। You are an Ayurvedic doctor, yes, plus a clinical nutritionist. ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयर मिलता है। हाँ, थैंक यू। क्योंकि जो आयुर्वेद में जो फॉलो कर रहे हैं या आयुर्वेद जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो थोड़ा सा जो न्यूट्रिशन को कहीं ना कहीं मिस करते हैं, कई बार मानते भी नहीं है ऐसे भी। हाँ, ये थोड़ा सा है। मैं इवन बहुत सारे MD आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की क्लासेस भी लेती हूँ, बहुत सारे कोर्सेज रन करते हैं और अदर इंस्टीट्यूट में मुझे बुलाते हैं एज अ टीचर। तो जब वहाँ मैं बात करती हूँ तो उनका मुझसे ये होता है मैम आयुर्वेदा में ये नहीं बोलते, आप ये मॉडर्न न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग आप बता रहे हो। तो मेरा जो कंसेप्ट है, मैं ब्लेंड ऑफ आयुर्वेदा एंड मॉडर्न न्यूट्रिशन देती हूँ। तो उसके क्योंकि आज का जो लाइफस्टाइल है वो इतना स्ट्रेसफुल है, अगर हम आयुर्वेदा की बात करें तो यू हैव टू फॉलो अ पर्टिकुलर दिनचर्या अकॉर्डिंग टू चरक संहिता। आपको 8 बजे सो जाना है, सूर्यास्त के बाद नहीं खाना, आपको स्ट्रेस नहीं लेना। बट अगर स्ट्रेस की बात करें, आज तो 2nd क्लास के बच्चे को डिप्रेशन हो रहा है, मतलब 2-3 इयर्स के बच्चे, तो उसमें हम 100% आयुर्वेदा नहीं फॉलो कर सकते। अब लाइक IT सेक्टर के बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं मेरे पास जिनकी नाइट शिफ्ट्स होती हैं, तो उनको कैसे हम सूर्यास्त के बाद, उनकी जॉब नेसेसिटी है, तो उनके लिए क्या हेल्दी ऑप्शंस हैं, उसके अकॉर्डिंग ब्लेंड ऑफ आयुर्वेदा एंड मॉडर्न। जिसे आपने ब्लेंड बनाया है आयुर्वेदा और मॉडर्न का, मॉडर्न न्यूट्रिशन का। यस, तो प्रैक्टिकल जैसे आपने बताया कि आज की डेट के हिसाब से वो चीज़ें
पॉसिबल नहीं है कि फुली आयुर्वेदा फॉलो की जाए। यस। एंड आपको एक मॉडर्न साइंस भी साथ साथ चाहिए। यहाँ पे ना मैं बताती हूँ, जैसे योगिक लाइफस्टाइल होता है उनके लिए आयुर्वेदा बहुत अच्छा है। अब हर चीज़ हर एक के लिए सूटेबल नहीं होती। लाइक आप अगर हम बहुत सारी वीडियोस देखें इंस्टाग्राम या पे, बहुत सारे जो योगिक लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं या कुछ डॉक्टर्स हैं, उनका कहना है कि हमें रॉ सैलेड खाना चाहिए, रॉ इज़ हेल्दी। एंड ऑन द अदर हैंड कई लोग कहते हैं कि हमें कुक्ड सैलेड खाना चाहिए। तो ये आप डिसाइड करेंगे आपके लिए क्या ज़रूरी है। अगर आपकी जठराग्नि या डाइजेस्टिव फायर, आपकी डाइजेशन बहुत वीक है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जियार्ड के इश्यूज़ हैं, एंड आप रॉ फूड खा रहे हो, तो वो वर्स्ट हो जाएगा। मतलब आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग वो इतना आमरस आपकी बॉडी में इकट्ठा करेगा कि आपके बाकी सारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ब्लॉक हो जाएगी एंड आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी। तो ऐसे पर्सन के लिए बॉइल्ड फूड या सॉटे वेजिटेबल्स जो सैलेड हैं, या अगर हम रॉ सैलेड दे रहे हैं वो भी ऑलिव ऑयल की ड्रेसिंग के साथ उनको रिकमेंड करेंगे। बट अगर आप बहुत अच्छी वॉक कर रहे हो, सुबह योगा कर रहे हो, सूर्य नमस्कार कर रहे हो, आपके लिए रॉ बेटर है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, हर पर्सन के लिए सेम चीज़ वैलिड नहीं होती। इवन मॉडर्न न्यूट्रिशन में भी जो हमारा न्यूट्रिशन है वो ब्लड ग्रुप पे भी बहुत डिपेंड करता है नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग। तो एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट ब्लड एनालिसिस किया जाता है। हाँ, तो जो आपका ब्लड ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग, जैसे अगर आप ओ पॉजिटिव हैं तो आपको हाई प्रोटीन सूट करेगा। ओके, ठीक है। एंड हाँ, तो यू नीड अ हाई प्रोटीन एंड स्पेशली अ नॉन वेज एनिमल प्रोटीन। बट अगर आप नहीं खा रहे तो आपकी एवरी मील में प्रोटीन होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न न्यूट्रिशन प्रोटीन हमें 1 ग्राम पर केजी चाहिए हर पर्सन के लिए। बट ओ पॉजिटिव में जब मैंने बोला आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए, इट मीन्स कि आपके डिनर में भी प्रोटीन आप डाइजेस्ट कर लोगे। जबकि ए एंड बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव को वेजीज एंड होल ग्रेन्स जो है डिनर में सूट करेगा। हम उनको क्लाइंट को बोलते हैं कि आप खुद ट्राई करके देखो। अगर आप बहुत प्रोटीन खा रहे हो ए और बी पॉजिटिव वाले डिनर में, तो आपकी रिंग्स जो हैं टाइट होंगी, सुबह आप ब्लॉट फील करोगे, एसिडिटी। ओ पॉजिटिव वाला नहीं करेगा। एंड ओ पॉजिटिव वाले को अगर हम हर मील में प्रोटीन नहीं दे रहे तो एनर्जी की डेफिशिएंसी रहेगी उसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल एक परिवार में 4 लोग हैं, चारों का ब्लड ग्रुप भी अलग होगा और चारों की डाइट भी अलग है, तो वो कैसे मैनेज करें? बहुत इजी है मैनेज करना, और यही मैं सिखा रही हूँ लास्ट 13 ईयर्स से, स्पेशली लेडीज़ को, क्योंकि मुझे लगता है कि वो रूट हैं अगर वो किचन को कंट्रोल कर पाएँ। तो ठीक है, अगर आप ओ पॉजिटिव और कोई बी पॉजिटिव है तो आप एक दाल और सब्जी बना सकते हैं, तो वो सब्जी खा लेगा और वो दाल खा लेगा। इस तरह से आप करके मैनेज कर सकते हैं। आप बॉइल्ड एग ले सकते हैं, रॉ पनीर ले सकते हैं, किनोवा इजी ऑप्शन है बॉईल करने के लिए अगर आप वेजिटेरियन प्रोटीन ऑप्शंस देख रहे हैं। मेजरली जो मेरा क्वेश्चन रहता है सब लोगों से कि डाइट एक्सपेरिमेंटेशन बहुत ज़्यादा होती है। जैसे जब कीटो चला था तो सब कीटो हो रहा था, जब इंटरमिटेंट फास्टिंग का आजकल चल रहा था तो सब एंड विदाउट एनी कंसल्टेशन ये हो रहा है। और ये इतना खराब कर रहा है ना, क्लाइंट्स हमारे पास आ जाते हैं। कोई भी फैशनेबल डाइट आपको नहीं करनी चाहिए। अब कीटो कैसे करते हैं, ये कीटो जो थी ना 1972 में बनी थी और इसको एटकिंस डाइट के नाम से फेमस हुई थी। एंड रॉबर्ट एटकिंस ने इसको किया था कीटो डाइट को। वो किस लिए थी? वो उन बच्चों के लिए थी जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं। अभी भी आप पीजीआई में जाओगे तो जो भी एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं, ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं जिन बच्चों को, उनके लिए ये डाइट जो थी डिज़ाइन की गई थी कि हाई फैट एंड प्रोटीन डाइट उनकी रिकवरी में हेल्प करती है। हाँ, नहीं, ज़ीरो कार्ब्स नहीं है, ये सबसे बड़ा कीटो को लेके एक मिथ है। इट मीन्स 10% और 10 ग्राम कार्ब्स आप खा सकते हो, लिटिल बिट ऑफ। तो अगर आपको कीटो ना हमारी बॉडी में एक इमरजेंसी कंडीशन कर देती है। जब आप कीटो बहुत लॉन्ग टर्म में करेंगे, कि एटकिंस डाइट ने 4 फेजेस में डाइट करवाई थी। जो उसका थर्ड फेज था, फर्स्ट फेज था, वो था कीटो फेज, जिसमें आप 15 डेज के लिए 0% कार्ब पे जा रहे हैं। एंड देन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में वो आपको थोड़े थोड़े कार्ब्स ऐड करते हैं। देन सेकंड में 20, थर्ड में आपने 30 ग्राम्स ऐड किए, एंड फोर्थ वन इज़ बैलेंस, कि आपने कीटो डाइट स्टार्ट की एक ट्रीटमेंट के लिए, उससे आपको निकाल दिया। अभी हमारे पास कोई आता है कीटो डाइट के लिए तो हम उसे एटकिंस के फॉर्मूले से ही डाइट देते हैं। मैंने अपने स्टूडेंट्स या इंटर्न्स जितने चूज कि उन्हें कीटो देना है या वो बोलते हैं हमें कीटो वो बोलते हैं कीटो देना है। अच्छा, अभी हम अगर कीटो अगर मैं किसी को दे रही हूँ तो मैं उसको उसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों क्लियर करूँगी। एंड हम रिटर्न में लिखते हैं कि ये आपकी डिमांड है, हमारी डिमांड नहीं है।
तो कई बार आप मना नहीं करते कि यार मना करते हैं। अभी जैसे मेरे पास एक पोस्ट प्रेगनेंसी क्लाइंट थी और उसने बहुत ज़िद की कीटो की, मतलब मैंने लिटरली मना किया, वो नहीं माने, फिर मैंने उनसे पेपर पे रिटर्न लिखवाया कि इट्स ओनली बिकॉज ऑन योर डिमांड, मैं सजेस्ट नहीं कर रही हूँ। तो ये जो एप्स होती हैं जिसमें डाइट प्लान्स वगैरह मिलते हैं, तो आपके हिसाब से वो सही है या नहीं? नहीं क्योंकि क्या फ्लॉ है इसमें? एक्चुअली डाइट जो होती है ना, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होंगी, मेरी डिफरेंट होंगी, एक छोटे बच्चे की डिफरेंट होगी। तो अगर आप कस्टमाइज डाइट प्लान लो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ओके, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि देयर आर सर्टेन एप्स उसमें आप सब चीज़ें डालो। हाँ वो कर, अब जैसे इंटरमिटेंट को इतना ज़्यादा वो कर दिया है, बट इंटरमिटेंट के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। कुछ चीज़ें जिनको स्लीपिंग एपनिया है या थायराइड है या पीसीओडी है, जिनमें मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी बहुत स्लो है, तो उनमें हम इंटरमिटेंट बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि उनमें मेटाबॉलिज्म पहले ही स्लो हो जाता है। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। आपको थायराइड में क्या होता है, क्लाइंट भूखा भी रहता है तब भी उसका वेट गेन होता है ना, तो आप उस टाइम आपका ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब वहाँ पे इंटरमिटेंट काम नहीं करेगी। नॉर्मली लोगों को लगता है कि अगर हम खाना स्किप कर देंगे तो हम वेट लूज कर लेंगे। ये सबसे बड़ा मिथ है। मैं हमेशा अपने क्लाइंट को ये बोलती हूँ कि वेट लॉस और हेल्थ के लिए कभी भी हार्ड वर्क चाहिए ही नहीं, आपको स्मार्ट वर्क और स्मार्ट प्लानिंग चाहिए अपने अकॉर्डिंग। तो अगर आपको भूखे रहोगे तो धीरे धीरे हमारी बॉडी स्टोरेज मोड पे चली जाती है। बॉडी का ब्रेन है ना, बॉडी बहुत अच्छे से मैकेनिज्म है हमारी, हम उसको खराब करते हैं। रेड दैट जब आप स्टार्व करेंगे तो वो रिजर्व्स अगर आप स्टार्व करते हैं, बहुत ज़्यादा फास्टिंग करते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म 25% और स्लो डाउन हो जाता है। नेक्स्ट विद एज हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। थर्ड, फीमेल्स में हार्मोन्स कितने इशू हैं, मेनोपॉज के टाइम आपका मेटाबॉलिज्म और स्लो डाउन हो जाएगा। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहे, फास्टिंग कम करें एंड क्विक मील्स लें। क्विक मील्स? यस। कितने कितने इंटरवल्स? 2 आवर्स के बाद भी ले सकते हो। इस पे भी एक बहुत बड़ी डिबेट होती है। मैं किसी सेमिनार पे गई थी तो एक डॉक्टर ने मुझसे बोला था कि आप सजेस्ट करते हैं कि आप 2 आवर्स बाद कुछ खाइए, तो उससे तो क्लाइंट की फास्टिंग शुगर बढ़ जाएगी, क्योंकि आप कुछ भी खाएंगे तो शुगर लेवल्स आपके रेस करेंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कि खाना क्या है। मैं आपको कार्ब्स खाने के लिए नहीं कह रही हूँ। आप 1 कप ऑफ पेपरमेंट टी ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। वो आपके एक बार मेटाबॉलिज्म को एक्टिव करेंगे। क्योंकि नॉर्मली जब खाने की बात होती है कि पेट भरने वाली बात होती है, तो जो चीज़ पेट भरते लगता है कि खा लिया कुछ, वो 3 मील्स होनी चाहिए, बीच में 3 आपकी मिड मील्स होनी चाहिए। मिड मील्स, फ्रूट और सैलेड का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं हमेशा अपने हर क्लाइंट को ये सजेस्ट करती हूँ कि फ्रूट्स एंड सैलेड। यस। अच्छा, बोथ? हाँ, बोथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनका एक प्रॉपर विंडो होनी चाहिए। अब मैं डिनर में फ्रूट्स रिकमेंड नहीं करती हूँ, या बेड टाइम पे फ्रूट या मिल्क रिकमेंड नहीं करती हूँ क्लाइंट्स को। अब बहुत सारे डाइटिशियन रिकमेंड करते हैं कि हम खाना है, बट अगर आप रात को फ्रूट्स खा रहे हो, मिल्क ले रहे हो, तो मिल्क की लैक्टोज शुगर, फ्रूट की फ्रुक्टोज शुगर, वो आप यूज़ नहीं कर रहे हो उस एनर्जी को, तो वो स्टोर होके ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होगी एंड नेक्स्ट डे आपके सुबह ब्लड शुगर लेवल्स इंक्रीज होंगे, चाहे आप रात को पपाया खा के सो रहे हैं। अच्छा, इवन पपाया, नॉर्मली पपाया को बोला जाता है सेफ फ्रूट माना जाता है। नहीं, लोग खाने के बाद आम खा के ही सोते हैं, तो अगर खा लिया तो उसके बाद क्या करना चाहिए सोने से पहले? सबसे बड़ी गलत बात ही यही है कि जो मैंगो जैसा फ्रूट है, हाई शुगर फ्रूट है, मैंगो के बेनिफिट्स भी बहुत हैं, बट डेफिनेटली शुगर इसमें बहुत ज़्यादा है। वाटरमेलन में चाहे वाटर ज़्यादा है पर शुगर लेवल्स उसके भी हाई हैं, तो एक लार्ज क्वांटिटी में खाओगे तो आपके, अगर आप डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं, तो आपकी शुगर पे इफेक्ट करेगा। तो फर्स्ट, अगर आपको ये फ्रूट्स खाने हैं तो इनको मील रिप्लेसमेंट में खाना है या मिड मील, खाने के इमीडिएट बाद नहीं खाना। इंडियन फैमिलीज़ में यही सबसे बड़ी मिस्टेक है, खाना खाया और उसके बाद फ्रूट खाया, तो वो आपके लिए ज़्यादा खतरनाक है। इसके बजाय अगर आपको मैंगो खाना है, आप 11 to 12 के बीच में हाफ मैंगो ले लो, उसके बाद आप पेपरमेंट टी ले सकते हैं, ब्लू बटरफ्लाई टीज़ ले सकते हैं। इवन मैं ग्रीन टी भी रिकमेंड नहीं करती, मैं अभी कैफीन फ्री टीज़ ही रिकमेंड कर रही हूँ, डीकैफ टीज़ जो होती है। ब्लू टी के बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि आजकल वो आई थिंक शार्क टैंक पे भी आए थे स्टार्टअप, तो उसके बाद ब्लू टी काफी ब्लू टी फेमस कुछ हुई भी है। नहीं है, हमारे आयुर्वेदा का वो कितने सालों से चल रहा है। इट्स अ शंख पुष्पी के फ्लावर्स। शंख पुष्पी के फ्लावर्स? यस।
तो ये बस अभी फैशन में आ गया। ये तो मैंने इंडिगो की फ्लाइट पे पिया था, बट इट्स क्वाइट टेस्टी। इट्स वेरी गुड। शंख पुष्पी आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, आपके हॉर्मोन्स के लिए बहुत अच्छी है, फीमेल्स के लिए बहुत अच्छी है, एंटी एजिंग का काम करती है शंख पुष्पी। क्योंकि शंख पुष्पी का बेसिक काम क्या है, आपके ब्रेन को काम डाउन करना और आपके स्ट्रेस को नॉर्मल करना, आपके कॉर्टिसोल लेवल्स नॉर्मल करना, ठीक है, आपकी मेमोरी बूस्ट करती है। तो जब आप ये लोगे और आपका स्ट्रेस कम होगा तो आपकी स्किन भी बहुत अच्छी होगी, एंटी एजिंग होगी एंड आप फ्रेश फील करोगे। यस, बिकॉज ब्रेन रिलेटेड जितने भी सप्लीमेंट्स आते हैं उसमें शंख पुष्पी कहीं ना कहीं एडेड होता है। हाँ, तो वो उन्हीं के ब्लू बटरफ्लाई टी है। ये चीज़ें, नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। क्या है कि हम खाते हैं खाने के लिए, हमें पता नहीं कि उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। एंड पीछे आई डिड एन एपिसोड ऑन मिलेट्स विद शेफ विकास चावला। तब एक चीज़ समझ आई थी कि खाना जब खाएं तो उस समय ध्यान सिर्फ खाने पे होना चाहिए। एंड उसको एक इट्स अ मेडिसिन यू आर टेकिंग एज वेल। डेफिनेटली। बट आज की डेट में खाना इज मोर ग्लैमरस और फैंसी। अभी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि हम कितने ग्राम खाएं। किचन्स में वो रखे हुए हैं उन्होंने मेज़रमेंट करने के लिए कि आपको इतना ग्राम खाना है, इतना ग्राम खाना है। वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं उनको बोलती हूँ कि आपकी लाइफ में टेंशन और कम है, आपके गट के न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है ब्रेन के साथ कनेक्ट होते हैं। तो आपका गट जो है ना, आपको सिग्नल देनी चाहिए ब्रेन को कि अब मुझे भूख लगी है, अब मुझे भूख नहीं लगी। बट हम क्या है, इतना कैलकुलेट करके खाते हैं, जो गट का नेचुरल काम है वो नहीं करने देते। सेकेंडली, चाइल्डहुड ओबेसिटी में क्या हो रहा है, बच्चों को पता ही नहीं चल रहा है कि उनका पेट भर गया है, वो खाई जा रहे हैं क्योंकि मोबाइल देखते हुए खा रहे हैं, टीवी देखते हुए खा रहे हैं। तो जब आपने खाना खाना है, इट्स अ माइंडफुल ईटिंग। आप बहुत एनर्जी देके एंड आराम से उस टाइम खाना खाइए, उस समय कुछ ना करें, कुछ नहीं करिए। मेरा खुद का, मेरे घर में ये रूल है, जब हम खाना खा रहे हैं तो मैं, मेरे हस्बैंड, बेटा, कोई भी हम फ़ोन नहीं देखते। इवन अनटिल कोई बहुत इमरजेंसी होगी, मुझे पता है किसी और फ़ोन पे कॉल आ जाएगी, तब मैं उठाऊंगी, लेकिन खाना खाते हुए नहीं। तो उससे ऐसे कई बार होता नहीं, कंपल्शन सी महसूस होती है? नहीं, ये स्टार्टिंग में लगता है आपको, जब आप ये नई टेक्निक्स को यूज़ करते हो, जो हमारी ओल्ड टेक्निक्स हैं। बट इससे आप धीरे धीरे यूज्ड हो जाते हो, आपको अच्छा लगता है खाना, आप अपने खाने को, फूड को एंजॉय कर पाते हो। और आजकल यू गो टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेस्टोरेंट्स वेयरएवर वी गो, इवन समटाइम्स लाइक वी हैव डन, दो हम बहुत कम करते हैं, कि कई बार बच्चे जब खाना नहीं खाते तो उनको मोबाइल दिखा देते हैं, ये दिखा के वो तभी खाते हैं, तो वो भी कंडीशन बन जाती है। हाँ, अभी ये ज़्यादा मोबाइल का टाइम हो गया। अगर मैं आज से अपने बेटे की बात करूँ तो उसके भी डिफ़िकल्ट था, बट मोबाइल नहीं लेके जाती थी मैं, नीचे पार्क में ले जाती थी उसे, या किसी और के घर ले जाती थी, किसी नेबर्स के, या किचन में बिठा दिया, वाटर टैप ऑन कर दिया। तो अभी क्या, बिज़ी सब बहुत ज़्यादा हो गए हैं, अपने बच्चों को भी उतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं। बट जैसे बहुत सारी मदर्स आती हैं कि हमारे बच्चे नहीं खाते, तो मैं उसमें बोलती हूँ कि मदर्स की प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही पड़ेगा। तो ये इसको और इजी कैसे बना सकते हैं? बच्चों के केस में तो नहीं बना सकते, बच्चे बहुत मूडी होते हैं, डिफरेंट आप चीज़ें उनके लिए प्लान कर सकते हो खाने की, लेकिन येस, उनको डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है। बहुत आराम से बैठ के तो वो नहीं खाएंगे। ओके, छोटे बच्चे, मतलब इसका कोई इजी वे आउट नहीं है? इजी वे आउट नहीं है, आपको तो इजी वे वो ये मोबाइल, और वो फिर उनकी ब्रेन हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि खाना ना बहुत स्लो च्यू करना चाहिए। मैं आपको एक केस बताती हूँ। मेरे पास एक 19 ईयर्स का लड़का आया था, चंडीगढ़ में किसी गेस्ट्रो डॉक्टर से रेफ़र होके, तो उनकी बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स चल रही थी, बट उसे रिलीफ नहीं हो रहा था, बहुत ब्लॉटिंग के इश्यूज़ आ रहे थे। तो उनकी रिपोर्ट्स मैंने चेक की, सब कुछ देखा। तो पहली क्या चीज़ कर रहा था, वो क्रिकेट भी खेल रहा था, जिम भी जा रहा था इवनिंग में, इतनी अच्छी उसकी फिटनेस थी, कोई ओवरवेट नहीं था, लेकिन वो जिम शाम को जा रहा था और शाम को जिम के बाद वो प्रोटीन ले रहा था, ठीक है। तो वो से एक तो उसकी गट बहुत अनहेल्दी है, गेस्ट्रो की मेडिसिन पे है, और फिर भी वो इवनिंग में प्रोटीन ले रहा था। तो काफ़ी फर्स्ट टाइम जब वो मुझे कंसल्ट करने आए तो उन्हें बहुत आर्ग्यू किया उस बच्चे ने कि नहीं मैम, जिम के बाद प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी होता है, आप मुझे कैसे मना कर सकते हो। मैंने कहा आई टोटली एग्री कि जिम के बाद प्रोटीन ज़रूरी होता है आपके मसल रिपेयर के लिए, लेकिन अभी वो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर रही। तो हम नेचुरल चीज़ों पे आते हैं, सिर्फ 10 या 15 डेज़ के लिए। वो बोलता कि नहीं, मेरी एनर्जी लेवल्स बहुत डाउन हो जाएंगे, तो उस टाइम वो चला गया। फिर उसके पेरेंट्स ने कन्विंस किया, वो दोबारा आए,
फिर मैंने उनको चिया सीड्स विद लेमन वाटर ऑप्शंस दी, ठीक है। बॉइल्ड मूंग दाल देनी शुरू की जिम के बाद। इस तरह से हमने थोड़े थोड़े प्रोटीन उनके किए, तो उससे लिटिल बिट रिलीफ मिला उनको। फिर दोबारा मैंने उनकी रिपोर्ट्स जब चेक की अल्ट्रासाउंड, क्योंकि इतना रिलीफ नहीं आ रहा था 10 डेज़ के बाद भी, तो उसमें ये लिखा था कि उनकी गट ना बहुत ज़्यादा एयर से भरी हुई है। मेंशन थी ये लाइन कि उनकी इंटेस्टाइन्स विजिबल नहीं है। देन मैंने उनसे पूछा कि आप बहुत जल्दी जल्दी खाना तो नहीं खाते, क्योंकि जब हम बहुत जल्दी खाना खाते हैं या स्ट्रॉ के साथ खाते हैं तो एयर चली जाती है हमारी गट के अंदर। स्ट्रॉ के साथ भी? हाँ, स्ट्रॉ के साथ जब हम एयर, तो जिनको ब्लॉटिंग इश्यूज होते हैं उनको हम मना करते हैं स्ट्रॉ के साथ। तो कई बार प्रॉब्लम बहुत बड़ी नहीं होती, बहुत छोटी होती है। अभी इसी के बारे में बात करेंगे, ब्लोटिंग, क्योंकि सबसे आजकल 90% ऑफ लोगों को पीपल आई मीट ब्लोटिंग है। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप स्लो खाना खाओ, तो उसकी मदर ने बोला कि ये बहुत फास्ट खाता है। फिर जब उसने, क्योंकि पहले मैं ट्रीटमेंट कर रही हूँ उसकी ब्लॉटिंग निकालने के लिए, मैं कोशिश कर रही हूँ कि डाइट से उसका ब्लॉटिंग कम हो, और वो जल्दी जल्दी खा के और एयर डाल रहा है, तो रिलीफ कहाँ से होगा। एंड फिर वो मेरे इस कंसेप्ट को समझे एंड बहुत अच्छा उनको रिलीफ मिला। इवन उन्होंने रिव्यू है उनका प्रथम के नाम से मेरे पेज पे गूगल पे ना, कि बहुत रिकमेंड किया उन्होंने काफ़ी क्लाइंट्स को। थोड़े ब्लोटिंग के हमें और भी आप बताओ। आई ऑल्सो आई सफ़र फ्रॉम ब्लोटिंग समटाइम्स। कई बार पता चल जाता है कि किस वजह से हो रहा है। जैसे आपने कुछ चीज़ें बताई कि यू ईट फास्ट, और समटाइम्स यू ईट द रॉन्ग फूड बिफोर स्लीपिंग, एंड व्हेन यू वेक अप यू फील ब्लोटेड। जब आपको पता होता है कई बार आप, एंड यू डू दैट, बट व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स पीपल डू जिस वजह से ब्लोटिंग होती है? पहले तो अभी हर कोई कहता है कि ब्लॉटिंग हो रही है, पहले क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में ब्लॉटिंग होती क्या है। ब्लॉटिंग क्या होता है कि आपकी गट में एयर फिल हो जाती है, उसको हम बोलते हैं ब्लॉटिंग होना। एंड ब्लॉटिंग का एक कॉमन सिम्टम होता है कि जब आपने खाना खाया, इमीडिएट खाने के बाद आपका पेट फूल गया। जैसे फीमेल्स में बोलते हैं लाइक अ प्रेग्नेंट वुमेन, अभी आपका स्टमक बहुत फ्लैट है, आपने खाना खाया एंड एकदम से पेट फूल गया, तो इट मीन्स खाने के साथ एयर चली गई है आपके पेट में, तो आपका पेट फूल रहा है। तो वो एक ब्लॉटिंग का क्लियर सिम्टम रहता है क्लाइंट्स के अंदर। तो हम ये चीज़ें उनसे पूछते हैं कि खाने के बाद तो नहीं पेट फूल जाता आपका। और अगर आपको ब्लॉटिंग है तो ब्लॉटिंग के अलग अलग रीजंस हैं, कि ब्लॉटिंग के साथ आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, या ओवर फाइबर डाइट जो है ना, वन ऑफ द रीज़न है ब्लॉटिंग का। ये ओवर मिलेट्स खाना, ओवर ओट्स खाना, ओवर फाइबर खाना, और आपकी डाइजेशन स्लो है तो आपको ब्लॉटिंग होगी, क्योंकि फाइबर विदाउट वाटर नो यूज़। तो अगर आप फाइबर खा रहे हो और आपका वाटर इनटेक कंप्लीट नहीं है तो आपको ब्लॉटिंग होगी ही होगी, अगर क्योंकि आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो पहले अपना वाटर इनटेक भी इंक्रीज़ करना है ब्लॉटिंग वाले पेशेंट ने। वाटर इनटेक कितना होना चाहिए, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है वेट डिवाइडेड बाय 30। आप अपने वेट को 30 से डिवाइड करो, उतना मिनिमम वाटर आपको चाहिए आपकी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। एंड अगर आप हाई प्रोटीन डाइट पे हो, हाई फाइबर डाइट पे हो, तो आप अपना वाटर इनटेक उससे इंक्रीज़ कर सकते हो 500 ml से 1 लीटर, तो आपको ब्लॉटिंग नहीं होगी। ये एक रीज़न है। और खाने के बाद अगर किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है तो मुझे बोलते हैं कि आप इमीडिएट खाने के बाद फेनल, ग्रीन इलायची, अगर वो नहीं है तो शुगर फ्री च्युइंगम्स को आप च्यू करें थोड़ा स्लो, तो उतने में क्या है आपका खाना नीचे चला जाएगा, डाइजेशन लेवल पे बाउंस बैक नहीं होगा। बहुत लोगों को ब्लॉटिंग के साथ ये होता है कि खाना गले में आ गया, गट जियाड हो गया ना, कि रिफ्लेक्स बैक कर रहा है खाना, तो वो नहीं करेगा। थोड़ा सा आप वॉक करें। और स्ट्रेस एक वन ऑफ द मेन रीज़न है आपकी ब्लॉटिंग का, तो आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। स्ट्रेस, अब इस पे चलेंगे हम, इस पे बात करेंगे। आजकल थोड़ा फैंसी वर्ड भी है। फैंसी बहुत कॉमन वर्ड है। अगर मेरे पास एक अंकल आए, उनका लीवर अच्छा खासा ख़राब, ग्रेड 3 फैटी लीवर, और अल्कोहल ले रहे हैं। मैंने कहा अंकल क्यों ले रहे हो, इतना ज़्यादा ख़राब है? कहते बेटा अब स्ट्रेस हो जाता है, लेना ही पड़ता है ना। मतलब लीवर की ऐसी तैसी हो रखी है, पर स्ट्रेस हो जाता है तो लेना पड़ता है। और लोग आते हैं मैम स्ट्रेस तो नॉर्मल है ना, अब हो ही जाता है, बच्चों के एग्ज़ाम है। अब मतलब आई एम इन मेडिटेशन फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years, स्पेशली आई एम अ ब्रह्म कुमारीज फॉलोअर एंड राजयोग मेडिटेशन एंड आयुर्वेदा में। तो मुझे ये लगता है कि स्ट्रेस को बहुत कॉमन बना दिया है, तो हम पीस वर्ड को क्यों कॉमन नहीं बना सकते, अपनी मेंटल हेल्थ को क्यों प्रायोरिटी नहीं देते? तो मैं एवरी टाइम हर एक को बोलती हूँ कि अपने लिए टाइम निकालो,
अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करो और कभी भी ओवर स्ट्रेस्ड मत हो। तो ये कैसे हो सकता है? डेफिनेटली खाने से होगा। सेकंड, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में डिप्रेशन है और हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा रहती है तो आप एक्सेप्ट करें। पहली बात एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि हमें स्ट्रेस है, हम स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहे। स्ट्रेस हर एक को होगा। स्ट्रेस क्या है कि हमें ऑफिस के लिए लेट होगी, मुझे स्ट्रेस हुआ, लेकिन अगर मैं उससे हैंडल नहीं कर पा रही तो वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन में चला जाएगा। तो आपको स्ट्रेस हैंडल करना आना चाहिए एंड वो डेफिनेटली आपकी डाइट पे बहुत डिपेंड करता है। हेल्दी फैट्स जो है ना ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात जो लोगों ने मिस्टेक की है, अपनी लाइफ से फैट्स को बिल्कुल कम कर दिया कि फैट्स आर लाइक विलन्स, कि ये हमारी बॉडी में वेट गेन कर देंगे। और एक चीज़ जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, हम पतले हो रहे हैं सिर्फ इमेज के लिए, ड्रेसेस के लिए, हेल्थ की कॉस्ट पे पतले हो रहे हैं। जो एक फिटनेस और एस्थेटिक्स थोड़ा अलग रहता है ये। हाँ, आपको बेसिकली आपको पतले होना है, फिट रहना है अपनी हेल्थ के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप वेट गेन करोगे तो आपको बहुत सारे अदर हेल्थ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। लेकिन अब लोगों को सिर्फ पतला दिखना है, वेइंग स्केल पे पतला होना है, उसके लिए आप कोई भी सप्लीमेंट्स यूज़ करेंगे, शेक करेंगे, हेल्थ की कॉस्ट पे भी होना है एंड 0% फैट डाइट्स पे चले जाते हैं। एंड हमारी ब्रेन का जो खाना है ना वो हेल्दी फैट्स हैं। अगर आप अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स लाइक नट्स है, कोकोनट गिरी है, एवोकेडो है, देसी घी है काऊ का, अगर आप वो नहीं ऐड कर रहे तो आपका ब्रेन धीरे धीरे फंक्शन करना बंद कर देता है। आपकी याददाश्त कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, आपको ब्रेन फॉग्स होते हैं, आपको जल्दी से चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो इट मीन्स आपकी बॉडी में एंड स्पेशली आपकी जॉइंट पेन होगी, आपकी स्किन बहुत लूज हो जाएगी। तो ये चीज़ है। जैसे अब जो आप बातें बता रहे हैं वो तो बहुत पेंडोरास बॉक्स खुल रहा है। तो उसमें जिम्स में जब जाते हैं तो वो उस पर फैट परसेंटेज की बहुत बात होती है कि कितना फैट परसेंटेज है बॉडी में। तो 6-7% वाले को तो सलूट पड़ते हैं, कुछ उस टाइप का होता है। तो इज इट हेल्दी? बेसिकली यहाँ पे लोग बात करते हैं कि रिक्वायर्ड कितना है आपको फ़ैट। 25 से 30 ग्राम विजिबल फ़ैट आपको डेली डाइट में लेना चाहिए। विजिबल जो हम देख रहे हैं, घी, रोटी आपको कभी भी बिना घी के नहीं खानी चाहिए। इवन रात को, जैसे अगर मैं जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनको अगर मैं दाल दे रही हूँ तो उसमें ½ स्पून देसी घी रिकमेंड कर रही हूँ, ताकि गट में ड्राइनेस ना हो, सुबह कॉन्स्टिपेशन ना हो एंड वो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ाएगा। देसी घी, एवोकेडो, कोकोनट गिरी, नट्स ये आपका HDL इंक्रीज़ करेंगे। जब हम कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट चेक करते हैं तो उसमें हमारा HDL लेवल बहुत लो होता है। तो वो ये होता है कि आपके हेल्दी फैट्स की डिफिशिएंसी होगी, तो वो आपको बहुत ज़रूरी है। LDL हाई होता है। हाँ, LDL हाई हो जाता है। तो जब आप हेल्दी फैट्स लेंगे तो आपका HDL इंक्रीज़ होगा, LDL ऑटोमेटिकली लो होना शुरू हो जाएगा आपकी बॉडी में। और कोलेस्ट्रॉल का एक मेन रीज़न सिर्फ फैट नहीं है, आपके एक्स्ट्रा कार्ब्स हैं। ये मेरे को स्टार्टिंग में बहुत, जब मैं प्रैक्टिस करती थी नई मतलब मैंने कोर्स करके निकली या प्रैक्टिस स्टार्ट की, बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स आते थे एंड वो कहते थे कि 0% ऑयल डाइट है मैम, हम बिल्कुल भी ऑयल नहीं खाते, फिर भी कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होता। मैंने अपने टीचर्स से डिस्कस किया, वो एक्स्ट्रा कार्ब्स जो आप ले रहे हो वो किस में स्टोर हो रहे हैं, बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में ही स्टोर्ड होते हैं। तो उस वजह से भी आपका क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहे हैं। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल वाले पेशेंट्स में हम खाली घी या फैट कम नहीं करते, हम रोटी का पोर्शन भी कंट्रोल करते हैं, कार्ब्स का पोर्शन भी कंट्रोल करते हैं, कम्प्लेक्स कार्ब्स से रिप्लेस करते हैं। अब जो जिम का आपने पूछा, जिम में लोगों को रहता है कि फ़ैट इतना होना चाहिए, आपका फ़ैट लॉस नहीं होना चाहिए, मसल लॉस नहीं होना। पहली बात तो 100% फ़ैट लॉस हो ही नहीं सकता। जब भी आप फ़ैट लॉस करेंगे उसके साथ आपका मसल लॉस होगा ही होगा, ये 200% फैक्ट है। क्योंकि जितना भी हमारी बॉडी में फ़ैट है इसको होल्ड कौन करके रख रहा है, मसल ना। तो मसल के साथ फ़ैट जाएगा ही जाएगा, बट मुझे ये देखना है कि बहुत ज़्यादा मसल लॉस ना हो फ़ैट लॉस के साथ साथ। तो जैसे 6-7% फैट परसेंटेज बॉडी को आ जाता है, तो इज दैट हेल्दी या फिर कितना होना चाहिए? फैट डिफरेंट होता है। जो हम चेक करते हैं या जिम में भी आजकल जो चेक कर रहे हैं वो सबक्यूटेनियस फैट चेक कर रहे हैं एंड विस्ट्रल फैट चेक कर रहे हैं। विस्ट्रल फैट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबक्यूटेनियस फैट हम बोलते हैं चर्बी, स्किन के नीचे जो मेरे है थिक फैट है, इसको मैं बोलूँगी सबक्यूटेनियस फैट। ये मेल्स में होता है 18 to 25% एंड फीमेल्स में होता है 25 से 30%। ठीक है।
अब नेक्स्ट आता है हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैट है, दैट इज़ विसरल फैट। इसकी रेशो होती है 5 to 12%। उसमें भी हम ये कहते हैं 5% या 6% होना चाहिए। अगर ये इससे ज़्यादा हो रहा है तो डेफिनेटली आपका कोलेस्ट्रॉल भी, ये एक साइन है। आप अगर आपका विसरल फैट बहुत ज़्यादा है तो आपके क्या कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये इतना ही होना चाहिए 5 to 12। उसमें भी हम ये नहीं कहते कि 10 या 11 और 5-6, और इवन मेल्स का तो 4 to 5% के बीच में होना चाहिए। जो जिम्स में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे जब डाइट प्लान जब जिम कोचेस देते हैं वो करेक्ट होता है? नहीं बहुत सारे लोग हर जिम में हर एक कोच अलग चीज बोलता है। एक्चुअली मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि जिम वाले प्लान सही देते हैं या नहीं देते। उनका जो प्लान है ना, एक कंप्यूटराइज सिस्टम पे फिक्स है कि उनका फोकस है प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। अब जैसे वो मैंने बताया, वो 19 ईयर्स का बच्चा आके मुझसे कह रहा है कि मैम आपको मालूम नहीं है कि मुझे जिम के बाद प्रोटीन खाना पड़ेगा। मैंने कहा बेटा मुझे पता है कि प्रोटीन मसल रिपेयर के लिए ज़रूरी है, लेकिन आपकी गट उसे डाइजेस्ट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, आपको वो भी देखना है। तो आप 100% प्रोटीन पूरा नहीं कर सकते अगर आपकी गट वीक है, वो डाइजेस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो उन लोगों को क्या होता है कि आपको 2 पीस ब्रेड लेना है, फिर आपको 250 ग्राम्स चिकन लेना है मसल डेवलपमेंट के लिए। मसल डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। रूटीन के लिए भी प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, बट उसकी एब्जॉर्प्शन भी होनी चाहिए। ऐसा ना, वो कई बार क्या करते हैं, वो इतना प्रोटीन खिला देते हैं कि क्लाइंट को ब्लॉटिंग हो जाती है, गैस्ट्रिक इशू हो जाते हैं। सेकेंड, फीमेल की डाइट मेल से बहुत डिफरेंट होती है। मेल्स की लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होती हैं। वो हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें या ना करें, उनकी लाइफ कट जाएगी, लेकिन फीमेल की नहीं कट सकती। फीमेल की एवरी स्टेज पे चेंज हो रही है, हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, पीरियड स्टार्ट हो रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन, देन प्रेगनेंसी, मैरिज एंड देन मेनोपॉज इज लाइक अ हॉरिबल फॉर अ वुमेन। उसी को ही पता होता है कि वो किस स्टेज से जा रही है। और अर्ली मेनोपॉज 32-33 पे आने शुरू हो चुके हैं। तो उस टाइम आप हाई प्रोटीन डाइट नहीं ले सकते, आपको ऐसे सप्लीमेंट्स भी चाहिए, ऐसी डाइट भी चाहिए जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करे। 32-33 में? यस, अभी मेरे पास मतलब एक लेडी थी, उनका 32 पे मेनोपॉज हो गया था, और उसकी वजह से उनको इतना ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस। यस, तो मतलब और क्या होता है कि प्री मेनोपॉज जो होता है आपका 4 to 5 years रहता है, एंड मेनोपॉज हम तब बोलते हैं जब आपको 12 months तक पीरियड्स नहीं आ रहे, देन यू आर अ मेनोपॉज। अदरवाइज आप प्री मेनोपॉजल स्टेज पे। पीसीओएस की वजह से भी है ये? पीसीओएस जो है अभी 10 years की गर्ल्स को होना शुरू हो गया, 10 to 12 years की गर्ल्स को। It's all because of diet, मेयोनीज। मतलब मदर्स के लिए जो जिनकी गर्ल चाइल्ड है ना, उनकी मदर्स को मैं कहती हूँ सीधे हो जाओ, सीरियस हो जाओ। बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों में, बहुत ज़्यादा छोटी लड़कियों में। मदर की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी गर्ल चाइल्ड को करे, क्योंकि पीसीओडी 10 में से 8 उनको हो रहा है। और क्यों हो रहा है, और इसका ना बहुत सिम्टम आपने देखोगे, छोटी छोटी गर्ल्स हैं उनका एब्डोमेन पे फैट ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। एक पीसीओएस का बड़ा कॉमन सा सिम्टम्स है, आपकी नेक ब्लैक हो जाएगी, नेक पे एक पर्टिकुलर ब्लैक कलर का पैच होगा। तो आप देखना जितनी छोटी गर्ल्स हैं 10 to 14 years की, उनकी नेक पे एक ब्लैक पैच होता है जिसे बोलते हैं एकेंथिस नेग्रेसिस, जिसका मतलब पर्टिकुलर ये है कि आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे जा चुकी है। तो अब मदर्स बहुत ज़्यादा देखती हैं कि नहीं ये टैनिंग की वजह से हो गया या ऐसा हो गया, ये नहीं है, आपकी बॉडी सिग्नल देगी। और अपने हर एक क्लाइंट को मैं ये सिखाती हूँ कि मेक अ रिलेशनशिप विद योर बॉडी। आपकी बॉडी में कोई भी क्रॉनिक डिसऑर्डर ऐसे नहीं हो जाता कि आज आपको कैंसर हो गया है या आज आपको कोई बड़ी बीमारी हो रही है। आपकी बॉडी एवरी टाइम आपको सिग्नल देगी, आप इग्नोर करते हो, आप इतना बिजी रहते हो, आप उसके साथ रिलेशन नहीं बना पाते। तो इसके लिए हम 2 week रूल फॉलो करते हैं। अगर कोई भी सिम्टम आपकी बॉडी में 2 weeks से ज़्यादा है, 14 days से ज़्यादा, आपको नींद नहीं आ रही, या इवन स्ट्रेस ही आपको 14 days से ज़्यादा है, आपको कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी आपको 14 days से ज़्यादा है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, अपने टेस्ट करवाइए। और आजकल ब्लड टेस्ट में भी बहुत चीज़ें हम डायग्नोस नहीं कर सकते, क्योंकि आप लीवर पेशेंट को आप देखो, लीवर सिरोसिस तक हो जाता है, सिर्फ सिम्टम्स आपको बताते हैं, लेकिन ब्लड टेस्ट आपके ऑलमोस्ट ठीक ही आ रहे होते हैं। तो अगर आपकी बॉडी आपको सिम्टम दे रही है कि आपको बहुत वॉमिटिंग हो रही है, एसिडिटी हो रही है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाइए। वहाँ पे रुक मत जाइए कि आपके ब्लड टेस्ट ठीक हैं, लेकिन आपको लग रहा है आप नहीं ठीक है, तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है।
बहुत दिमाग खुल रहा है। नहीं, सही में मज़ा आ रहा है सुन के, और ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी हैं। दैट्स वाई ये पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी था हमें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। और मुझे लगता है कि ऐसे तो 3-4 पॉडकास्ट होने बहुत ज़रूरी है। अब नेक्स्ट उसी पे मैं जाऊँगा, प्रोटीन के ऊपर। प्रोटीन सप्लीमेंट्स एक तरह से मैंडेटरी हो जाता है इफ़ यू आर गोइंग टू द जिम, और इवन इफ़ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ अ वर्कआउट, कि कहते हैं उससे बॉडी नहीं बनेगी उसके बिना। यही बोला जाता है कि मसल का साइज नहीं बढ़ेगा। तो प्रोटीन सप्लीमेंट आपके हिसाब से सही है, स्पेशली हाई जो जिसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है? प्रोटीन हम रिकमेंड करते हैं, ठीक है, लेकिन अगेन डिपेंड पर्सन टू पर्सन। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे कि लाइक मैं ओ पॉजिटिव हूँ और आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, एग भी नहीं खाती, तो अगर मैं बहुत एक्स्ट्रा वर्कआउट कर रही हूँ जिम में किसी दिन 40-45 मिनट्स, तो मेरे मसल रिपेयर के लिए मुझे प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहेगी, प्रोटीन सप्लीमेंट की। क्योंकि आप जब 1 स्कूप प्रोटीन लेते हो तो उसमें आपका 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन क्लियर चला जाता है, तो क्योंकि आपको इमीडिएट 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिल रहा है। सारा डाइजेस्ट हो जाता है वैसे नॉर्मली? अगर आपने वर्कआउट किया हुआ है तो वो डाइजेस्ट ऑलमोस्ट हो जाता है। अगर आप प्रोटीन ले रहे हो तो प्रोटीन की डाइजेशन के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपका वाटर इनटेक उस दिन बहुत ज़्यादा हो, एंड आपका सैलेड भी हो। जैसे कुकुम्बर होता है ना, उसके अंदर एक एंजाइम होता है प्रोटीन ईज एंजाइम, जो प्रोटीन की डाइजेशन करने में हेल्प करता है। इसलिए जब भी हम नॉन वेज किसी को रिकमेंड करते हैं, एग रिकमेंड करते हैं, तो साइड पे सैलेड या सॉटे वेजिटेबल्स 100% रिकमेंड करते हैं, ताकि प्रोटीन इजीली डाइजेस्ट हो जाए, गट पे प्रेशर ना। आजकल प्रोटीन के बॉक्सेस पे लिखा होता है विद एंजाइम्स। हाँ, वो उनको डाइजेशन में हेल्प करे। अगेन अगर आपकी गट बहुत वीक है, आपको डाइजेशन के इश्यूज हैं, तब मैं आपको डेफिनेटली प्रोटीन रिकमेंड नहीं करूँगी। एंड ओवर प्रोटीन नहीं होना चाहिए। वर्कआउट आप कर रहे हो 20-25 मिनट्स और 2 स्कूप प्रोटीन ले रहे हो, वो भी गलत है। It has to be a balanced. Balanced. क्योंकि normally what I have seen is particularly that everybody has a different metabolism and different body. जैसे आपने बताया कि blood group के हिसाब से भी अलग रहता है, कि हर किसी को डाइट भी अलग चाहिए होती है। But when you go to any gym, तो वो सेम डाइट दी जाती है। ये मैंने बोला, उनका एक कंप्यूटराइज फिगर है, डॉट डॉट डॉट, इतना आपको प्रोटीन खाना है, इतना आपको चिकन खाना है, इतना एग खाना है। अभी कॉफ़ी दे देंगे, अब जैसे मेरे पास कॉफ़ी के शॉट्स भी लगाते हैं, कॉफ़ी के शॉट्स दे देंगे। अब कॉफ़ी के शॉट्स, एक लेडी जा रही है जिम में, 40 इयर्स की है या 37-38 इयर्स की है, वो अर्ली मेनोपॉजल के सिम्टम्स उसकी बॉडी में आ रहे हैं, या अभी नहीं है तो आ ही जाएंगे 40 के आसपास, तो 100% 40 से स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। आप उन्हें कैफीन के शॉट्स दे रहे हो, तो उनको हॉट फ्लशेस की प्रॉब्लम जो 1 महीने या 2 महीने बाद होनी है, वो पहले आप कर दो। ओवर कैफीन जो है हार्मोन्स कम करना शुरू कर देता है हमारी बॉडी के अंदर। शाम के टाइम अगर आप जिम जा रहे हो एंड तब आप कॉफ़ी शॉट्स ले रहे हो, तो आपको रात को नींद आएगी ही नहीं ना, आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। जिन लोगों को नींद की प्रॉब्लम होती है, इवन उन्हें हम इवनिंग की जो चाय भी होते हैं ना, वो बोलते हैं कि 3:30 के बाद आप मत लो, ठीक है। इतना लंबा असर रहता है। हाँ, इतना आपको शाम को 3:30 के बाद या 4 बजे के बाद अपने ब्रेन को प्रिपेयर करो कि अब रेस्ट करने का टाइम आ गया। तो इसके लिए जिन लोगों को स्लीपिंग एपनिया इश्यूज होता है, तो हम कैमोमाइल टी रिकमेंड करते हैं। कैमोमाइल टी तो मैं हर व्यूअर को बोलूँगी कि लेनी चाहिए, इसके इतने अच्छे रिजल्ट हैं। मतलब मैं क्लाइंट्स को देती हूँ तो बोलते हैं मैम क्या दे दिया आपने, मतलब पूरी डाइट में हम इतने सुकून से सोते हैं, मतलब उससे बहुत अच्छी नींद आती है, आपका माइंड बहुत अच्छे से रिलैक्स हो जाता है रात को। सोने से पहले अश्वगंधा लेना इज ऑल्सो सेफ? हाँ, अश्वगंधा भी आप ले सकते हो। कभी मैं अश्वगंधा रिकमेंड कर देती हूँ, कभी कैमोमाइल टी रूटीन में रिकमेंड कर देते हैं। एंड अश्वगंधा के तो बियॉन्ड ब्रेन आपके, वैसे आपके हाइपरटेंशन को भी मैनेज करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, तो इस तरह से। अब आप डेली बहुत पेशेंट्स को मिलते होंगे, बहुत चैलेंजेस भी फेस करते होंगे। जैसे आपने बताया कि कई लोगों के कुछ नोशंस होते हैं कि हमें तो यही चाहिए और ये हम छोड़ नहीं सकते। आपको समझ आ रहा होता है कि ये तो बिल्कुल गलत है। एंड कोई ऐसे कोई इंसिडेंट्स you'll शेयर के जहाँ पे आपको लगा हो कि यार मेरे हाथ खड़े हैं, जो करना है करो? हाँ, वेरी रेयर। वैसे अगर कोई, मैं मतलब हर क्लाइंट को प्रोज एंड कॉन्स क्लियर कर देती हूँ। जैसे अभी एक क्लाइंट है, कीटो अगर देनी है तो मेरा रूल है, अगर कीटो कोई क्लाइंट मांग रहा है तो 2 मंथ से ज़्यादा नहीं देनी। अगर आप 2 मंथ से ज़्यादा कीटो करते हो तो आपके यूरिन में बॉडी में कीटोसिस प्रोसेस शुरू होता है। जब हमारी बॉडी में फैट बर्न होता है
तो हमारी बॉडी में कीटोन बॉडीज़ बनती हैं, ठीक है, एंड इसीलिए इसको कीटो डाइट बोलते हैं। कीटोसिस का प्रोसेस आपकी बॉडी में स्टार्ट होता है। तो जब अगर आप मोर देन 2 मंथ से ज़्यादा करोगे तो आपकी बॉडी में एक इमरजेंसी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। आप अपना यूरिन टेस्ट करवाओगे तो उसमें कीटोन बॉडी ज़्यादा होंगे। इट मीन्स कि आपकी बॉडी टाइप 1 डायबिटिक में जा रही है। टाइप 1 डायबिटिक, नॉट अ टाइप 2। टाइप 2 आपकी लाइफस्टाइल डायबिटिक है, एंड टाइप 1 जिसमें आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, आपको इंसुलिन इंजेक्शंस पे आना ही पड़ेगा। And that's very horrendous. Yes. I have a friend who has it, and he has a device with him all the time, and वो spike करना पड़ता है बार-बार, and it's very difficult. But ये cases बढ़ रहे हैं day by day. डे बाय डे। मैंने बोला ना, हम खुद ही अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। डाइट कोई फैंसी वर्ड ही नहीं है। डाइट मीन्स सिलेक्शन ऑफ फूड ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू योर ब्लड ग्रुप, योर मेडिकल हिस्ट्री एंड योर नीड्स। बहुत सिंपल है। अगर आप टाइम पे खाना खाएं एंड मेंटल हेल्थ पे अपने फोकस करें, एफ्रमेशंस करें, तब अभी ना लोगों का एक बहुत वर्किंग लेडीज़ आती हैं तो उनका तो एक बहुत रहता है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें हस्बैंड का भी बनाना होता है, हम नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है। आई एग्री, आपके पास टाइम नहीं है, आप 10-15 मिनट पहले उठ जाएंगे, उसमें भी आप टाइम हो जाएगा। पहले तो अपने आपको कन्विंस करना है कि मुझे ये हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना है। मैं हमेशा क्लाइंट को बोलती हूँ कि 50% मैं आपका लाइफस्टाइल दूंगी, 50% हम धीरे धीरे आप मेरी हैबिट्स को मानोगे, तभी हम एक नए लाइफस्टाइल पे चल पाएंगे। मतलब अगर आप जो चीज़ कर रहे थे वही करोगे तो आपका रिजल्ट भी नहीं चेंज होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ। एंड बट एक चीज़ आई हैव बीन सीइंग सिंस लास्ट मेनी ईयर्स, लोग जाते हैं डाइटिशियन के पास, डाइट लेते हैं, 3 महीने 6 महीने वो डाइट फॉलो करते हैं, वेट लूज हो जाता है। फिर उसके बाद में जब 6 महीने बाद और मिलता हूँ तो बाउंस बैक होता है। बाउंस बैक होकर वो डबल हो जाते हैं। डबल हो जाता है डेफिनेटली। तो वो क्या वजह रहती है? एक तो प्रॉब्लम ये डाइजेशन बहुत सारी आ गई हैं फूड के ऊपर, जबकि फूड एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। आप कोशिश करिए कि एक्सपीरियंस देखिए, या आप सेकेंडली जब हम क्लाइंट को डाइट देते हैं तो उसमें हम क्या कुछ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट सिखाते हैं। जैसे आपको सुबह उठ के गर्म पानी पीना ही पीना है, एंड बेड टाइम पे आपको ल्यूकवार्म वाटर लेना है। बहुत गर्म नहीं लेना, उससे आपको सोते सोते हाइपरटेंशन भी हो सकती है, बीपी आपका बढ़ सकता है। ल्यूकवार्म वाटर आपको लेके सोना है। आपको 11 से 12 बजे एक फ्रूट लेना है। बिफोर लंच आपको सैलड लेना है, या अगर आप लंच कर रहे हो तो पहले आपको सैलड खाना है रॉफ, एंड देन आप अपना लंच करेंगे। एंड आफ्टर लंच जैसे आप वॉक कर सकते हो 200 to 300 स्टेप्स 1 से 2 मिनट। ये बेसिक चीज़ें हैं। जब आप डाइट छोड़ते हो तो आपको ये बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर आप नहीं करोगे तो आप रुजुता दिवाकर या किसी से भी डाइट लीजिए, आप बाउंस बैक कर जाएंगे। अपने मेटाबॉलिज्म पे एक्टिव होना है। अभी जैसे मैं अभी रिसेंटली कल 2 दिन पहले ही आई हूँ वापस, 4 धाम की यात्रा पे गई हुई थी, और वहाँ पे इतना रश था कि मतलब कई जगह हमें 1-2 जगह जैसे आगे जाने नहीं देते, रास्ते बंद कर देते हैं 8 बजे के बाद। तो आपको पर्टिकुलर वहाँ पे जो होम स्टे अवेलेबल है आपको वही लेके रहना पड़ेगा, तभी आप फर्दर जर्नी स्टार्ट कर पाओगे। तो वहाँ पे जैसे गर्म पानी नहीं भी है ना, तो मेरे को अगर पीना है सुबह उठ के तो मैं बाहर वहाँ पे जैसे केदारनाथ पे 24/7 बूथ लगे होते हैं चाय कॉफ़ी, क्योंकि यात्री आ रहे हैं, तो मैं वहाँ जाके भी अपना गर्म पानी लेके आई उन भैया से। मुझे याद है केदारनाथ पे हमें 3 बजे यात्रा शुरू करनी थी सुबह, और मैं 3 बजे उठ के उस भैया के पास, आप मुझे पानी गर्म करके दे देंगे? तो ये चीज़ें आपकी मैंडेटरी हैं कि ये आपको फॉलो करनी है। जब वो शिद्दत होगी, हाँ, तो वो रास्ते मिल ही जाएंगे। कि यही होता है। और मतलब मेरे साथ वाले थे ना, उन्होंने मेरा नाम ही गर्म पानी रख दिया था। मतलब गर्म पानी दैट इम्पोर्टेंट इन द मॉर्निंग। यस, क्योंकि आयुर्वेदा बोलता है कि ल्यूकवार्म वाटर आपके मेद को घटाता है, फैट को बर्न करता है। ओके, ये हमारी संहिताओं में लिखा हुआ है। इसकी रील बननी चाहिए। अब हम आयुर्वेदा पे चलते हैं अभी। यस, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आयुर्वेदा का, क्योंकि आयुर्वेदा के जो मैजिकल रिजल्ट्स आई हैव पर्सनली सीन, मल्टीपल वमन भी करवाया, पंचकर्मा, वो सब प्रोसेसेस, दो पेनफुल महसूस होते हैं, बट उसके बाद रिजल्ट्स अमेजिंग होते हैं। थोड़ा आयुर्वेदा के बारे में बताएं, एंड बेसिक आयुर्वेदा की चीज़ें हम अपनी डेली लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग लाइक मिलेट्स। जैसे आपने मिलेट्स का एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि अगर आप मिलेट्स ले रहे हैं तो आपको अपना वाटर इनटेक बढ़ाना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते। कुछ ऐसी चीज़ जो एक रेगुलर लाइफ में, लाइक फॉर एग्जांपल हम दिन में कोशिश अब करते हैं कि एक बार मिलेट्स की रोटी लें,
आटे की जगह, तो वो एक हम कोशिश करते हैं। बट आपने सही बात बोली कि उसको Water खुद महसूस होता है कि प्यास लग रही है ज़्यादा, पानी ज़्यादा पीना चाहिए मेरे। आयुर्वेदा जो है 3 दोषों पे डिपेंड करता है, वात पित्त और कफ। और जब भी हम पैदा होते हैं तब हमारा जो एक दोष है वो डोमिनेंट होता है हमारी बॉडी पे, चाहे वात चाहे पित्त, आइदर कफ या 2 दोष। तो इसको हम बोलते हैं प्रकृति, हमारी नेचर। और हम सब अपनी नेचर के अकॉर्डिंग काम करते हैं, सोचते हैं, बिहेव करते हैं। इवन हमारा डाइजेशन भी वैसा है, थिंकिंग पैटर्न अच्छा, हम बोलते हैं ना कि उसका नेचर ऐसा है, वो नेचर उसके दोष की वजह से है, जैसे हम बोलते हैं वात पित्त एंड कफ। दो जो दोष होते हैं वो आप पे हावी होते हैं। एक होता है, एक के साथ दूसरा भी हो जाता है कई बार। अगर 2 हैं तो आपकी वात पित्तज प्रकृति है, नहीं तो अगर एक डोमिनेंट है तो आपकी वातिक प्रकृति है, पित्त एंड कफ। तो हम इसको पल्स से चेक करते हैं, या फिर इसके हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है क्लाइंट्स के लिए। जब हमारे पास कोई क्लाइंट पर्टिकुलर कहता है कि उसको आयुर्वेदा न्यूट्रिशन ही लेना है, तो हम वो फॉर्म उसको साइन करने के लिए देते हैं कि उसमें हमने क्वेश्चन एरा है जिसको वो आंसर करेगा, ताकि उसे पता चल जाएगा कि वात प्रकृति है, पित्त एंड कफ। तो जनरल बात करते हैं, वात प्रकृति कैसा पेशेंट होता है। वात प्रकृति वाला पेशेंट जो होगा बहुत जल्दी बात करेगा, बहुत जल्दी। आप ऑब्जर्व कर सकते हो, जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे अपने आसपास, उसकी नेचर आपको बहुत जल्दी, और उसका दिमाग में ओवर थिंकिंग चलती रहेगी, क्योंकि वायु है ना, वो घूमती रहेगी उसकी बॉडी के अंदर। वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो वातिक है तो है, ठीक है। बहुत जल्दी बात करेगा, ओवर थिंकिंग होगी, वेट बहुत जल्दी गेन करेगा, बहुत जल्दी रिड्यूस करेगा, ब्लॉटिंग के प्रॉब्लम्स उसको मेन होंगी। उसका पेट जैसे ही खाना खाएंगे बहुत ज़्यादा फूल जाएगा, एंड फिर अगर वो थोड़ा सा भी वॉक वगैरह करेगा तो उतनी जल्दी उसको रिलीफ भी मिल जाएगा। तो अब वात प्रकृति वाला अपनी नेचर को अगर समझ ले कि मेरी बॉडी में वात प्रकृति है, तो अगर मुझे इसको बैलेंस करने के लिए फूड खाना है, ताकि वात मेरी बॉडी में ऑलरेडी डोमिनेंट है, अब अगर स्टिल मैं वो फूड खा रही हूँ जो और वात को डोमिनेट करेगा, तो मेरी कंडीशन वर्स्ट ही होगी। जैसे कि ड्राई खाना नहीं खाना चाहिए, ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए। तो उससे क्या है, ड्राई चीज़ें मतलब नहीं खानी चाहिए, वो आपकी बॉडी में और ड्राइनेस करेगी। वात वाली की स्किन भी बहुत ड्राई होती है, पेशेंट को स्किन के इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शन, ये सब चांसेस जल्दी रहते हैं। तो उसे क्या खाना है, फ्रेश खाना खाना है, बहुत धीरे खाना है, और गर्म खाना खाना है, ताकि उसकी बॉडी में जो वात डोमिनेंट हो रहा है वो थोड़ा सा कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाए। और मैंने बोला ड्राई चीज़ें नहीं खानी, तो उसको खुश्क रोटी नहीं खानी, उसको घी भी लेना है। जैसे कि ऐसे वातिक प्रकृति वालों को स्पेशली विंटर्स में हम लोग गर्म पानी के अंदर देसी घी डाल के देते हैं आधा चम्मच पीने के लिए, तो वो आपकी वात को कंट्रोल करता है। एंड वात की वजह से आपकी बॉडी में पेन्स भी होंगी, बहुत ज़्यादा ओवर पेन्स रहेंगी, जॉइंट पेन का इशू बहुत ज़्यादा होता है वात वाले प्रकृति को। तो अगर मुझे ये बेसिक सिम्टम्स पता हैं और मैं इसके अकॉर्डिंग खाऊंगी, तो मेरी लाइफ बहुत बैलेंस चलेगी। अब जैसे कि नेक्स्ट इज पित्त प्रकृति। पित्त प्रकृति वाला क्लाइंट जो होगा बहुत बैलेंस होगा, ठीक है। वो उसके इमोशंस कंट्रोल में होंगे, स्किन बहुत अच्छी होगी, मीडियम फ्रेम बॉडी होगी, बहुत लीन फ्रेम नहीं होती, इंटेलिजेंट होते हैं, बट उनकी बॉडी में हीट ज़्यादा होती है। तो अगर मैं उनको बहुत फ्राइड खाना दे दें, गरम दे दें, या स्पाइसी खाना दे दें, तो उनका पित्त दोष डोमिनेट कर जाएगा, तो उनको प्रॉब्लम होगी। तो उनको हमने कूल चीज़ें देनी है जो हम वात में नहीं दे रहे थे। एंड कफ वाला जो होगा, जो होता है, कफ वाले पेशेंट का वेट रिड्यूस करवाना सबसे टफ होता है, सबसे ज़्यादा टफ होता है। ब्रॉड फ्रेम बॉडी होती है, सुस्त होते हैं। अब दोनों का डिप्रेशन अलग तरह का होता है। अगर कफ वाले को डिप्रेशन होगा, वो अकेले रहना पसंद करेगा। अब वात वाले को जब डिप्रेशन होगा तो बहुत ज़्यादा बोलना शुरू करेगा, और पित्त वाले को डिप्रेशन होता ही नहीं, वो बैलेंस्ड पर्सन रहता है। तो कफ में ये होता है। और कफ में क्लाइंट का मन करेगा कि मैं सोया रहूँ, नींद ज़्यादा आती है, आलसी टाइप का पर्सन होता है, बट स्किन बहुत अच्छी फेयर टोन होती है, ग्लो होता है इस फेस के ऊपर, पर ब्रॉड स्ट्रक्चर के साथ। तो उसमें हमने क्या करना है, कड़वी चीज़ें देनी है, करेले का जूस देना है। अब मैं अगर कफ वाले व्यक्ति को, क्या कहते हैं, पेशेंट को मैं घी पिला दूँ, तो सोचो उसका वेट तो बहुत ख़राब हो जाएगा और उसकी हालत ज़्यादा खस्ती होगी। तो उसको हम क्या देंगे, करेला, जिंजर, इन सब चीज़ों के पानी हम देते हैं। तो ये आपको पल्स से या फिर वो जो पल्स से और वो फॉर्म से, ये और कुछ ये जो मैंने बेसिक सिम्टम्स बताए हैं, तो ये हर कोई अपने अंदर
नोट भी कर सकता है कि कौन से बेसिक सिम्टम्स हैं मेरे अंदर। वाओ, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। बड़ा सिंपल सा, सरल सा तरीका। डाइट लाइफस्टाइल इतना सिंपल है ना, इसको फॉलो करना, हम लोगों ने इसे कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है। मतलब जीना छोड़ दिया है, गिन गिन के खा रहे हैं। भाई आपकी गट आपको बता देगी ना, क्यों अपनी लाइफ में इतनी टेंशन्स हैं, क्यों खाने जैसी चीज़ को जो हमारी हेल्थ के लिए, माइंड के लिए, हम उसे भी इतना कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं। फूड्स के साथ इमोशन जुड़े हुए हैं। जब हम कहते हैं इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं, तो कभी कभी तो आप नॉर्मल खाना भी खाओगे ना, ऐसा नहीं ना कि आपने इतना अपना मेटाबॉलिज्म वीक कर लिया कि कहीं आप डिनर इंजॉय करने जा रहे हो 10 डेज़ में या 15 डेज़ में एक बार, फिर आके आपको इतना गिल्ट हो रहा है, बाउंस बैक हो रहा है, आप इंजॉय ही नहीं कर पा रहे। कंपल्सिव ईटिंग और ड्रिंकिंग काफ़ी हम करते हैं कई चीज़ों में, जैसे फॉर एग्जांपल जब बफेज होते हैं स्पेशली, वहाँ पे बफेज तो सबसे खतरनाक है। मैं कहती हूँ बफेज में तो बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। यू डोंट थिंक, आई थिंक आपका जो क्रेविंग्स हैं बस वो वही ऑटोमेटिक, ये ना ये रूल है हमारा, एक सिलेबस का चैप्टर है जो हम डाइट एंड न्यूट्रिशन का कोर्स करवाते हैं, उसमें एक चैप्टर है, तो उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आप किसी का वेट रिड्यूस करवा रहे हैं तो आपको उन चीज़ों से दूर रखना पड़ेगा। ये नॉर्मल है, अगर मेरी अभी डाइट शुरू हुई है और मैं पिज़्ज़ा लवर हूँ, मेरे सामने आप पिज़्ज़ा रख दोगे और मुझे ये कहोगे कि मुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना, इट्स अ टॉर्चर टू मी, और कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो बेटर है कि फैमिली भी सपोर्ट करे बच्चों को। आप अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे जंक फूड ना खाएं, तो आपको घर में वो हेल्दी ईटिंग का पैटर्न स्टार्ट करना पड़ेगा। यस एग्जैक्टली, बिकॉज अगर वो घर पे, तभी मैंने जो स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आई डिसाइड कि ये मुझे शुरू करना है, आई एम कन्विंस्ड, बट आई हैव 5 more members in my family, वो कहेंगे यार तू करना कर, हमें अपना जीने दे, सिंपल सा फंडा। I'll ट्राई डूइंग इट, मैं खुद करूंगा 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन 8 दिन, फिर मैं देखूंगा यार अच्छा यहाँ तो ये भी आ रहा है, अच्छा वो भी आ रहा है, फिर क्या होता है बंदा कहता है छोड़ यार ये खाते हैं। ये तो फैमिली सपोर्ट डेफिनेटली ज़रूरी है, एंड खुद का भी थोड़ा कंट्रोल है, बट फैमिली सपोर्ट डेफिनेटली आपके घर वालों को भी सपोर्ट करना चाहिए। और एल्स मैंने दूसरी साइड ये भी देखी है कि दैट आप इतने शिद्दत से कर रहे होते हो कि पूरी फैमिली में चेंज आना शुरू हो हाँ, जाता है। फैमिली में चेंज आना शुरू होता है। अब मेरे हस्बैंड को परांठे चाहिए ही चाहिए, अब उन्होंने बंद किया, मतलब 15 ईयर्स हो जाएंगे अक्टूबर में मेरी मैरिज को, एंड उनको परांठे डेली, एक परांठा बन रहा होता है, एक स्मूदी बन रही होती है, एक चीला बन रहा होता है। और सर्दियों में उनके परांठे को देख के मेरा मन बहुत चाह रहा होता है, फिर मैं कनिष्क कहूँगी एक बाइट दे दो, तो बस इतना लेके कि टेस्ट बड कर लिया। अब ऐसा हो गया कि इस विंटर्स में उन्होंने नहीं खाए ज़्यादा परांठे, या ड्राई परांठे ही खाए, आपका इम्पैक्ट पड़ गया, तो वो देखना पड़ता है। आपका भी कभी चीट मील करने का मन करता होगा या करते होगे आप? हाँ, आई एम अ वेरी फूडी पर्सन, आई लव माई लाइफ, ठीक है। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा बहुत खा लो, बाद में तो कहीं डॉक्टर्स ही मना ना कर दें। जैसे मेरी मम्मा लीवर साइरोसिस से डायग्नोज हुए, काफ़ी लेट हुए, ठीक है, तो उसीलिए मैं लीवर पेशेंट्स के काफ़ी क्लोज रहती हूँ, क्योंकि वो इतना हेल्दी खाते थे और फिर भी ऐसे मतलब उनको आइडिया ही नहीं हुआ, क्योंकि उनके टेस्ट हम करवा रहे थे, ब्लड टेस्ट बिल्कुल ठीक आ रहे थे, और बट उनकी प्रॉब्लम थी खाने के बाद ना उन्हें वॉमिटिंग आ रही थी। तो कुछ 2 इयर्स, जैसे मेरा ब्रदर न्यूजीलैंड चला गया, मेरे फादर लुधियाना, एंड मेरा मैरिज हो गया, तो उन्हीं 2 इयर्स में उन्होंने अच्छे से खाना नहीं खाया, तो उसी में उनकी हेल्थ जो है इम्पैक्ट हो गई। तो मैं उन्हें बोलती हूँ मुझे तो खाने, तो बाद में पता चले आपकी स्टेज पर डॉक्टर ही मना कर दे कि ये नहीं खाना, बट इन अ पोर्शन कंट्रोल, पोर्शन कंट्रोल इज द की। जब आपने लिवर सिरोसिस की बात की है, नॉर्मली लोगों को लगता है जो ड्रिंक ज़्यादा करते हैं उन्हीं को होता है, बट ये आजकल ड्रिंक वाली प्रॉब्लम तो रह ही नहीं गई। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, और जिसे हम बोलते हैं आजकल मेटाबॉलिक फैटी लीवर डिसऑर्डर या मेटाबॉलिक फैटी लीवर सिरोसिस, डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं। तो अल्कोहल वाला पेशेंट तो बहुत ईजिली ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसका अल्कोहल आप हटा दोगे, बट 70 to 80% नॉन अल्कोहलिक पेशेंट्स आ रहे हैं हमारे पास, और मैक्सिमम पेशेंट आ रहा है लीवर का। रीज़न क्या है मेजरली? एक तो स्ट्रेस, अनहेल्दी खाना, लीवर पे ओवर बर्डन डालना, ताकि वो अच्छे से डिटॉक्स, कॉन्स्टिपेशन को इग्नोर करना। अगर आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन हो रही है, इट इज़ द फर्स्ट साइन कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं। ओके। तो उस छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर कर देना, एंड उससे क्या होगा, जैसे आपको एसिडिटी हो रही है, लोग आते हैं इतना नॉर्मल बना लिया, सुबह पेंटॉप की टैबलेट खा रहे हैं, रेंटाडिन खा रहे हैं, मैम हमें खानी ही पड़ती है।
उसका कितना ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है आपके लीवर पे। अगर आप लॉन्ग टर्म आप ले रहे हो, आप 2 मंथ्स ले लो, आपके लीवर पे ओवरबर्डन हो जाएगा कि उस कैप्सूल की कवरिंग को भी डाइजेस्ट करना है। सेल्फ मेडिकेशन इज वन ऑफ हाँ, इवन डॉक्टर्स भी लिख रहे हैं, बट बेटर है कि आप उसकी जगह अलग ऑप्शंस देखिए। खाने के बाद जैसे मैंने बोला ना, आप कुछ च्यू करिए, उससे आपकी डाइजेशन में हेल्प होगा। वॉक शुरू करिए, साइकिलिंग आप 10-15 मिनट्स की करिए, उससे लीवर को बहुत हेल्प मिलती है, लीवर अच्छे से फंक्शन कर पाता है। साइकिलिंग बहुत अच्छा वर्कआउट है। इवन मेरे को याद है मेरी मदर का वेट 36-37 हो गया था जब हमें पता चला, एंड सडन टेस्ट करवाए थे मेरे ब्रदर ने, तो हम उनके लिए साइकिल लेके आए थे घर पे, ताकि वो मतलब इतने वेट में भी नहीं कर पाते थे कि थोड़ी सी साइकिलिंग करें, उनका मसल जो है डेवलप होना शुरू हो, धीरे धीरे लीन प्रोटीन्स देते थे फिर, ताकि लीवर उसको डाइजेस्ट कर पाए, लीवर फंक्शन करना शुरू कर पाए। जैसे यू बीइंग एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर एंड अ क्लिनिकल डाइटिशियन, तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपके फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में आप कहते हैं यार ये गलत कर रहा है, और वो फिर भी वही कर रहे होते हैं। हाँ, लगता है। पहले बहुत इरिटेट होती थी मैं। जैसे मेरे फादर इन लॉ हैं, उन्हें मीठा खाने का बहुत शौक है, उनको डायबिटीज़ भी हुई। तो जैसे अगर हम मैंगो शेक पी रहे हैं, मैं विदाउट शुगर पी रही हूँ और वो मेरे सामने चीनी वाला पी रहे हैं, ठीक है, और मैं उन्हें मना कर रही हूँ कि नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं पीना, नहीं बेटा अब नहीं पियेंगे, अब तो बिल्कुल नहीं पियेंगे। और अगले दिन फिर वो पी रहे होते हैं, तो मैं अपनी मेड को देखती तो बोलती कि अब अंकल ने बोला है तो आप एक एज के बाद ज़्यादा समझा नहीं सकते। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दूसरे रूम में ही ब्रेकफास्ट कर लूँ, क्योंकि जितनी देर मैं उनको पीते हुए देखूंगी ना तो मुझे गुस्सा आएगा, मैं अपना भी नहीं खा पाऊंगी अच्छे से। ये दिस इज द थिंग, दिस हैपेंस विद मी एज वेल व्हेन आई सी माय पेरेंट्स डूइंग सर्टेन थिंग्स और एनीबडी इवन इन माय फ्रेंड सर्कल, आई यार ये सही नहीं है, तो ज्ञान मत दे जा रहा। हाँ, ये है। तो ज्ञान उसको दो जो सुनना चाहता है। अब मतलब पहले मैं हर एक को ज्ञान देती थी, लेकिन अब मैंने कम कर दिया है ज्ञान देना। नाउ यू चार्ज फॉर द ज्ञान। यस। अब मेरा क्लियर फॉर्मूला है कि मेरी मेंटल हेल्थ मेरी प्रायोरिटी है, मेरी फिजिकल हेल्थ मेरी प्रायोरिटी है। तो आई डू एफ्रमेशंस। मैं अपने हर क्लाइंट को बोलती हूँ कि स्टार्ट डूइंग एफ्रमेशन। एफ्रमेशंस एक्चुअली वर्क करती हैं। जब भी आप रात को सो रहे हो और जब भी आप सुबह जल्दी उठ रहे हो, तो आप एक अच्छी सी एफ्रमेशन 1 मंथ के लिए ले लीजिए। जैसे मेरा बेटा तक बोलता है कि आई एम अ वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। आपने वो रात को 7 टाइम बोलना है। रात को बोलने का क्या मतलब होता है कि रात को जब हम एक पॉजिटिव पॉइंट बोलते हैं तो वो 6 to 7 आवर्स उसकी वाइब्स मेरी बॉडी में सर्कुलेट करेंगी। और यही रात को मैं फ़ोन देख के सो रही हूँ या कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे कल सुबह की क्या प्लानिंग करनी है, तो वही मेरी बॉडी में सर्कुलेट करेगी। तो वहीं से नेक्स्ट डे मुझे एसिडिटी शुरू हो जाएगी स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि मेरी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा। तो आपका रात का जो आखिरी पॉइंट होता है वो बहुत ऐसा पॉइंट आपको अपनी बॉडी को हील करके सोना है, ताकि आपकी बॉडी में वही वाइब्रेशंस पूरी रात सर्कुलेट हों। एंड मॉर्निंग जब आप उठ रहे हो तो आपको एफ्रमेशंस करके उठना है। जब आप थोड़ी नींद में होते हो उस टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअल में एक्टिव होता है, एंड जब आप वो बोलोगे तो आप उसी एनर्जी के साथ उठोगे कि आप मतलब पूरा दिन उसी एनर्जी में रहोगे। एंड ये एक्चुअल में काम करती हैं। आई एम अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड गर्ल, आज से 8-10 साल पहले। एंड मतलब अगर मेरे ऑफिस में मुझे वाटर बॉटल ऐसे चाहिए, अपनी बीपी मशीन ऐसे चाहिए, तो ऐसे ही चाहिए। मुझे सुबह उठ के पानी और चाय चाहिए तो चाहिए, कि अगर मैं उठ गई तो लेट नहीं होना चाहिए। देन आई स्टार्ट एफ्रमेशंस कि आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल। उसके बाद अब मुझे लगता है कि जो जिसको करना करे, जितना मैं समझा सकती हूँ स्टाफ को समझा दूंगी, इससे ज़्यादा नहीं। मैं मतलब अब किसी भी कॉस्ट पे अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को ख़राब नहीं कर सकती। पॉजिटिव मैनिफेस्ट करोगे तो पॉजिटिव ही होगा। हाँ, ये सच्ची बात है। ये हर समय हम वी आर को क्रिएटर्स। कल बड़ी अच्छी चीज़ जो पंजाब के एडीजीपी जो है ट्रैफिक के, सो ही वाज अ गेस्ट लास्ट नाइट, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ बोली थी, कहते वी आर को क्रिएटर्स विद द यूनिवर्स। तो हम जब नेगेटिव करते हैं तो हम नेगेटिव क्रिएट करते रहते हैं, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव क्रिएट होता है। मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है, एंड बहुत अच्छी वो न्यूमरोलॉजिस्ट भी है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो उसने मुझे बताया, जैसे उसके घर में जाती हूँ तो बुक्स पढ़ती रहती है, तो हमारी कुंडली में भी ना एक घर खाली होता है जो हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं अपनी मेहनत से। तो वहाँ पे भी एक ऑप्शन दी होती है भगवान ने हमें, उसको अपने हिसाब से बनाने के लिए अपनी किस्मत को।
लेमन, क्योंकि आप समझा भी ना बड़े आराम से रहे हो जो समझ आ रहा है। तो कि क्या चीज़ें सभी को करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, ऐसी 5 चीज़ें अगर आप बता दो। फर्स्ट, वाटर इनटेक पे फोकस करना है। अभी सब पूरी दुनिया को वाटर के बेनिफिट्स पता होंगे, अगर मैं बोलूँगी तो मेरे से ज़्यादा नॉलेज बाकी लोगों को होगी कि वाटर पीने से स्किन अच्छी होती है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, लेकिन पीता कौन है? और ये पता होने के बावजूद, नेट पे इतना पता है क्लाइंट, हम पानी नहीं पी पाते, हम पानी पीना भूल जाते हैं। तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट डिवाइडेड बाय 30 आप अपना काउंट करिए, जितना आपका वाटर इनटेक है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हाई प्रोटीन हाई फाइबर डाइट पे है तो आप उसको इंक्रीज़ करिए 1 लीटर से। हाँ, 1 लीटर या 500 ml तक भी आप इंक्रीज़ करेंगे तो चलेगा। सेकंड, आपका फ्रूट और सैलेड मिस नहीं होना चाहिए। मिड मील्स पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। कैफीन फ्री टीज़ जो होती हैं, जैसे पेपरमेंट टी है, कैमोमाइल टी, ब्लू बटरफ्लाई टी, ये आपको ऐड करनी है अपनी डाइट के अंदर, इनके लिए टाइम निकालना है। थर्ड इज़ माइंडफुल ईटिंग। आप कमा किस लिए रहे हैं? अपनी हेल्थ के लिए। आप हेल्थ एंजॉय करना चाहते हैं अपने पैसे से, फॉरेन ट्रिप या हॉस्पिटल, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो अगर आपकी बॉडी आपको कोई सिम्टम्स दे रही है 2 वीक से ज़्यादा, तो आप उसे टाइमली डायग्नोज करवाएं। अभी जैसे कैंसर की भी बात करें तो कैंसर की प्रॉब्लम ही है कि वो बहुत लेट डिटेक्ट होता है। तो अगर आप रेगुलर स्क्रीनिंग करवा रहे हैं, अपनी कैंसर स्क्रीनिंग करवा रहे हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन होने लग गया है। और मैंने ऐसी ऐसी फीमेल्स देखी, जब मेरे पास आती है मैं उनको बोलती हूँ मेमोग्राफी करवाने के लिए रूटीन, उसमें वो डर जाती हैं। तो वो ज़रूरी है, तो ये टेस्ट आपको टाइमली करवाने हैं। एंड 10, अगर आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, आप जितने मर्जी बिजी हैं, 10 to 15 मिनट्स का वर्कआउट आप रखिए। ये भी नहीं कर सकते तो लंच और डिनर के बाद एटलीस्ट 300 से 500 स्टेप्स वॉक करो। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं जो हर एक को करने चाहिए। बहुत ईजी हैं। और ये ना आपको सिर्फ थोड़ी डेज डिफ़िकल्ट लगेंगे, अब उसके बाद जब आप इस रूटीन को फॉलो करोगे तो आपकी बॉडी खुद ही बोल देगी कि 11-12 बजे मुझे फ्रूट चाहिए। तो मैं कहीं भी हूँ, मुझे 11 to 12 फ्रूट चाहिए ही चाहिए, मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। आपको गर्म पानी चाहिए ही चाहिए, तो वो अपने आप बॉडी मांगेगी। तो बस थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाती हैं चीज़ें, आदत बन जाती है। आदत बन जाती है। आयुर्वेदा के हिसाब से ऐसी कुछ 5 बिग नोज जो नहीं करनी चाहिए। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग, फर्स्ट अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग खाना चाहिए, जो दोष आप में डोमिनेंट है वो मत खाइए। सेकेंडली, आयुर्वेदा दूध और फ्रूट को, डेयरी को मना करता है, वो आपको नहीं खानी। सेकेंडली, अगर आप मिल्क प्रोडक्ट्स ले रहे हैं तो उसमें हर्ब्स के साथ लीजिए, जैसे कि विंटर्स में आप सिनेमन को यूज़ कर सकते हैं, इलायची को यूज़ कर सकते हैं दूध के साथ लेने के लिए, डेयरी के साथ मिक्स करने के लिए। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, रॉ और कुक्ड फूड मिक्स नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ऑफिस में भी हैं तो आप कोशिश करो कि 10 मिनट्स पहले आप सैलेड लें एंड देन आप कुक्ड फूड करें। एंड सेकेंड, आपको कॉन्स्टिपेशन कभी नहीं होना चाहिए, आपकी गट क्लियर होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न न्यूट्रिशन, गट इज़ नोन एज अवर सेकेंड ब्रेन। गट इज नोन एज अवर सेकेंड ब्रेन। पूरी बॉडी को मैसेज देती है। अब हम कहते हैं ना कि डिप्रेशन हो रहा है, आपके हैप्पी हार्मोन्स नहीं बन रहे, सेरोटोनाइन नहीं बन रहा आपकी बॉडी में। सेरोटोनाइन 95% आपकी गट से रिलेटेड होता है। अगर आपकी गट में एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी तो आपके हैप्पी हार्मोन्स खुद ही रिलीज होंगे, और अगर आपकी गट अनहेल्दी होगी तो आप ऑलरेडी सैड, डिप्रेसिव, चिड़चिड़े रहोगे। यहाँ ध्यान ही नहीं जाता। नहीं, अब तभी आजकल आपने देखा ना कितना फोकस हो गया है, गट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, गट को क्लियर करना है, तो गट हेल्दी होनी चाहिए। ब्लोटिंग को लेके बहुत प्रोडक्ट्स आ गए हैं, तो पीपल आर नाउ फोकसिंग ऑन दैट, बट दैट्स ट्रू दैट जब व्हेन यू आर कंफर्टेबल फ्रॉम हियर, सो यहाँ से भी कंफर्ट आ जाता है, आप कंफर्टेबल हो जाते हो। दैट्स वेरी राइट। नॉर्मली बात की जाती है कि जो दूध है, दूध को कई जगह अच्छा माना जाता है, कई जगह माना जाता है कि इट्स टू हैवी। वो अगर गाय है तो गाय के बछड़े के लिए बना है, तो इट्स कई ऐसे कई नए कंसेप्ट आ चुके हैं, बट ऐसा मैं डेयरी को बहुत ज़्यादा बुरा नहीं मानती। डिपेंड करता है, डेयरी अगर तो आप शुरू से ले रहे हो वो चीज़ आपके लिए साथ में, एक आयुर्वेदा में एक टर्म यूज़ करते हैं साथ में। कई बार क्या होता है, कोई चीज़ हम, जैसे मैंने बोला कि रात को दूध नहीं लेना, लेकिन कई लोग रात को दूध पिए बिना उनको नींद नहीं आती, और उनको वो डाइजेस्ट भी हो रहा है और उनके उस दूध से उनकी ब्लड शुगर लेवल्स भी नहीं बढ़ रहे, तो इट मीन्स वो ने साथ में हो चुका है, अडेप्ट कर लिया बॉडी ने उस सिस्टम को।
तो अगर जो लॉन्ग टर्म से मिल्क पी रहा है उसको कोई एलर्जी नहीं है, लैक्टोज एलर्जी नहीं है, तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं, आपके लिए अच्छा है। उसमें आपको कैल्शियम भी मिलेगा, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी होगी। मिल्क प्रोडक्ट्स के अलावा बहुत सारी चीज़ें जैसे ब्रोकली है, सेसमे सीड्स हैं, पनीर है जिससे हमें कैल्शियम मिलता है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप 100% वीगन होना चाहते हैं जिसमें आपको ये चीज़ उसके लिए बछड़े के लिए ही रखनी है, या ये अपने लिए पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। सेकेंडली, डेयरी का एक मेन प्रॉब्लम थी उसमें पीसीओडी में लेके, पीसीओडी में कहते हैं कि हमें डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने चाहिए, या डायबिटीज़ के लिए मना करते हैं क्योंकि डेयरी मैंने बताया कि लैक्टोज शुगर होता है, तो ये आपकी कई बार बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट कर देता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंट जब हो जाती है हमारी बॉडी में, इन्फ्लामेशन होनी शुरू हो जाती है। तब जैसे अगर आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे, आप अपना ESR चेक करिए, तो वो रिप्रेजेंट करता है आपकी इन्फ्लामेशन को। तो अगर बहुत केसेस में कई बार मिल्क जो है इन्फ्लामेशन इंक्रीज कर देता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस करके, उन केसेस में मना है। लेकिन अगर आपको वो डाइजेस्ट होता है, आप लॉन्ग टर्म से ले रहे हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक स्टेटमेंट हम हर एक के लिए नहीं दे सकते, हर पर्सन अलग है, उसका किसी को मिल्क पी के बहुत काम इफ़ेक्ट आ रहा है तो आप उसको कम क्वांटिटी में बोल सकते हो कि ले, बट अगर उसके लिए ज़रूरी है तो ज़रूरी है। मुझे इस पूरी डिस्कशन से जो एक चीज़ समझ आई है कि कोई भी एक लेमैन एक डेफिनेशन नहीं है डाइट को लेके, एंड इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वो वेरी करती है। तभी मैंने जब हमने फर्स्ट जब बात की कि एप्स वाली डाइट्स जो हैं वो कस्टमाइज नहीं है, आपकी कस्टमाइज डाइट होनी चाहिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। अब जो हमारे पास प्रेगनेंसी डाइट प्लान होगा उसकी अलग होगी, किसी बॉडी बिल्डिंग की अलग होगी, बच्चे की रिक्वायरमेंट है। कॉमन डाइट्स आर नॉट हेल्दी। कॉमन डाइट्स देते हैं हम लोग भी, कई बार रिकमेंड करते हैं, बट वो शॉर्ट टर्म के लिए है, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं नहीं कहूँगी कि कॉमन डाइट आपकी करेगी काम। ओके, मतलब कॉमन डाइट्स जिसमें मतलब सेफ चीज़ें हों तो वो ली जा सकती है, वो जिसे ली जा सकती है। जैसे मैंने बोला पानी खाने के बाद आपको च्यू करना है कुछ, ठीक है, वॉक करते हैं 500 से, शाम को आप फ्रूट्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हम हर कोई अपनी लाइफस्टाइल में यूज़ कर सकता है। जो हम नॉर्मली जब गूगल पे जाते हैं तो किसी भी चीज़ का एक क्वेश्चन डालते हैं तो 1000 चीज़ें आती हैं, तो वो क्या सही होती है? उसमें से बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं या फिर वो मतलब नहीं फॉलो करनी चाहिए? नहीं, आप कर सकते हो, गूगल में सर्च हम भी करते हैं, मोस्ट ऑफ द कई चीज़ें ठीक होती हैं, कई नहीं होती। ये आप मतलब मैं खुद भी कहती हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ कि अगर आप किसी चीज़ के बेनिफिट्स पढ़ रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी पता होने चाहिए। अब जैसे सीड्स को लेके इतनी कॉमन चीज़ें हैं कि सीड्स आर लाइक सुपर फूड्स, हमें खाने चाहिए और मैं भी सजेस्ट करती हूँ कि लेने चाहिए, पर हर सीड खाने का एक अलग तरीका होता है। लाइक जो ये सीड मिक्सचर चल रहे हैं ये बिल्कुल नहीं, अ बिग नो। जो आप मार्केट से रेडी टू ईट सीड मिक्सचर आप उठा लेते हो, आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको फ्लेक्स सीड्स भी होंगे, चिया सीड्स भी होंगे, पम्पकिन भी होगा, सनफ्लावर सीड्स भी होगा। फ्लेक्स सीड्स जो होते हैं हमें विंटर्स में लेने चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि ये ड्राई, वार्म और ह्यूमिड नेचर होते हैं। फ्लेक्स सीड्स फीमेल हार्मोन पे काम करता है, तो पीसीओडी पेशेंट्स में हम रिकमेंड करते हैं। और फ्लेक्स सीड की जो कोटिंग होती है वो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो आजकल कहीं जाओ, आपको हेल्दी फूड्स के नाम पे फ्लेक्स सीड रखते हैं, आप वो खा रहे हो तो वो वॉश ही हो रहा है, आपकी बॉडी से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, अपनी तरफ से आप हेल्दी खा रहे हो, तो उसको पाउडर फॉर्म में लेना चाहिए फ्लेक्स सीड को। ठीक है। नेक्स्ट इज चिया सीड्स। चिया सीड्स में की प्रॉपर्टी होती है कि वो 10 टाइम्स वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, 10 टाइम्स, यस। तो इसीलिए उसको ओवरनाइट सोक्ड करना इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ओवरनाइट सोक्ड के बिना आप चिया सीड्स खा रहे हैं तो आपकी गट हेल्थ के लिए प्रॉब्लम है, तो वो नहीं लेना चाहिए। पम्पकिन एंड सनफ्लावर सीड्स आर द सेफेस्ट सीड्स। आप कैसे भी खा सकते हैं सोक्ड करके, विदाउट सोक्ड, बट अगर सोक्ड करेंगे तो डेफिनेटली बेटर एब्जॉर्प्शन होगी आपकी। बट अगर कहीं आपने मंचिंग के लिए भी ले लिया तो चलेगा पम्पकिन एंड सनफ्लावर सीड्स को। ओके, अब इसी के साथ एक और क्वेश्चन है मीठे को लेके। लाइक सम पीपल वो रेजिस्ट नहीं कर सकते मीठा खाना, एंड कई ट्रेडिशंस में आई हैव सीन कि वो खाने से पहले मीठा खाते हैं। यस। व्हाट इज द रीजन, एंड कितना मीठा खाना चाहिए और किस तरह का मीठा खाना चाहिए? जो वाइट शुगर है ना, दैट इज़ एम्प्टी किलो कैलोरीज, वो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए किसी भी फॉर्म में। वो तो मतलब उसका कोई यूज़ ही नहीं है। अब हम उसकी जगह ऑप्शंस देते हैं देसी खांड और जेगरी को।
अब आप इतनी वीडियोस में देख रही हूँ वो दिखा रहे हैं 369 कैलोरीज इन वाइट शुगर, 369 कैलोरीज इन देसी खांड, 369 कैलोरीज इन जेगरी। कैलोरीज ही काउंट करते वो आप सिर्फ कैलोरीज पे जा रहे हो, कैलोरीज नहीं है वो। जो 369 है वो एम्प्टी किलो कैलोरीज है। अगर आप जेगरी खा रहे हो आपका आयरन बढ़ेगा, आपको मल्टी मिनरल्स मिलेंगे, आपकी डाइजेशन ईज होती है। खाने के बाद हम गुड़ थोड़ा सा इसलिए देते हैं क्योंकि वो ना डाइजेशन खाना बहुत इजीली डाइजेस्ट कर देता है, तो आपकी शुगर क्रेविंग्स पे भी कंट्रोल कर सकता है। बट अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वेट लॉस पे हो कि आपको 15 दिन में बहुत ज़्यादा वेट लॉस करना है, तब आपने नहीं खाना। और थोड़ा सा मीठा हमारे मूड के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो आप हेल्दी जेगरी खा सकते हैं। इसी तरह घर में वाइट शुगर को बिल्कुल निकाल दीजिए, आप देसी खांड लेकर आइए। अब जैसा हमारे घर में मेरे कितने क्लाइंट्स हैं, मैंने वाइट शुगर बंद करवा के देसी खांड करवा दी जिसका टेस्ट वो है। अब कोई और मुझे बोलेगा, वो बोलेगा कैलोरीज तो सेम ही है ना। कैलोरीज नहीं, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी है देसी खांड की एज कम्पेयर टू वाइट शुगर, तो वो आपको कुछ एनर्जी लेवल्स देंगी। एंड सेकेंडली ये रिसर्च भी हो चुका है, जो देसी खांड है वो आपके शुगर स्पाइक्स जो हैं बहुत स्लो करती है। तो आप डायबिटिक पेशेंट में भी दे सकते हो एक मिनिमम अमाउंट में पोर्शन के साथ, अगर उसका मीठा खाने का मन कर रहा है, रेदर देन वाइट शुगर। तो हम तीनों शुगर्स को ऐसे चेक करते हैं उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू पे, सिर्फ ये नहीं देखते कि 369 369 369। वाओ, बहुत लर्निंग आज तो मज़ा आ गया। लर्निंग बहुत अच्छी वाली हो रही है चीज़ें। मेरा भी दिमाग खुल रहा है इस समय। हाँ। क्योंकि मैं समटाइम्स आई यूज्ड टू, कई बार मैं देखती हूँ मुझे बहुत हंसी आती है, जैसे बिल्कुल रॉ खाना है। अब जैसे मैंने अपने क्लाइंट्स को देसी खांड दे रखी है, तो वो तो उस हिसाब से तो मैं बिल्कुल स्टूपिड हूँ कि मैंने अपने क्लाइंट को क्यों। अब जैसे एज क्लाइंट है, जैसे मैंने आपको बताया मेरे फादर इन लॉ की एज के, मेरे मदर इन लॉ के, उनको मीठा खाना है, तो उनकी वाइट शुगर को हम देसी खांड से रिप्लेस कर सकते हैं ना। उनकी शुगर स्पाइक्स इतनी ज़्यादा नहीं होंगी और उनके टेस्ट बर्ड भी सेटिस्फाइड रहेंगे। एंड खाना खा के मूड अच्छा नहीं हुआ तो फिर क्या फ़ायदा। एग्जैक्टली, मूड अच्छा होना चाहिए। मूड अच्छा होना चाहिए। हमारे शो की थीम इज इंस्पायर मी। योर जर्नी प्लस जो आपका थॉट प्रोसेस है, इट्स वेरी इंस्पायरिंग एंड योर नॉलेज इज द मोस्ट इंस्पायरिंग थिंग विच आई एम सीइंग राइट नाउ। क्योंकि आपका जो ब्लेंड है दैट्स अ परफेक्ट ब्लेंड। थैंक यू सो मच। नो सीरियसली, क्योंकि आपने बहुत आसानी से चीज़ें समझाई हैं, बहुत आसानी से, मतलब कोई कॉम्प्लिकेट नहीं किया। मैंने बोला ना, हाँ। फूड इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। हाँ। लेकिन हमने सेल के लिए इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। बहुत सिंपल है हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना। लोगों को इतना डरा दिया ना कि तुम्हें मिलेट्स ही खाने पड़ेंगे, तुम्हें नॉर्मल आटा हम कितने टाइम से खा रहे हैं, लेकिन अब डरा दिया कि इसमें ग्लूटेन होता है, आपको नहीं खाना। जब तक आपको नहीं पता था ग्लूटेन, आप इंडिया इतना ज़्यादा वीट बनाती है, तब तक आप खा रहे थे ना। अभी क्या है, एक ग्लूटेन एलर्जी वाला जो पेशेंट है वो नहीं खाएगा, समझ आता है, क्योंकि उसे सेल्सिलिक डिजीज़ है। लेकिन अब क्या है, ग्लूटेन इनसेंसिटिविटी बढ़ रही है, क्योंकि लोग क्या करते हैं 1-2 मंथ्स के लिए वेट लॉस के लिए ग्लूटेन 100% छोड़ देते हैं। एंड उसके बाद जब आप रोटी खाओगे, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, वो बाहर ही भेजेगी, तो आपको नॉजिया होगा या लूज मोशन लगेंगे। आपने ऑटोमेटिकली जो प्रॉब्लम आपको नहीं थी वो आपने खुद क्रिएट कर ली, आपको ने अपने आप को ग्लूटेन से एलर्जिक कर लिया। तो एक आपका इंस्पायर मी मंत्रा चाहिए इसी बात पे, जो कि हेल्दी क्या कहते थे उसको, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो हेल्दी पहले आता था, तो अगर वेल्दी और वाइज होना है तो हेल्दी होने के लिए क्या चीज़ें करें। और एक जो लोग मतलब फ्यूचर में डाइटिशियन बनना चाहते हैं या कुछ जैसे आप कर रहे हैं, आपके फुट स्टेप्स पे आना चाहते हैं, तो उसका सही रास्ता क्या है? सही रास्ता, फर्स्ट प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। ड्रीम आपका क्लियर होना चाहिए कि आपको हेल्थ देनी है। बहुत ज़्यादा मार्केटिंग में मत उतरो, प्रोडक्ट्स वो रिकमेंड करो जो आपके लिए बहुत अच्छे हों। अगर आप क्लाइंट को हेल्प प्रोवाइड करो, अल्टीमेटली आप सक्सेस हो ही जाओगे। ये मैं अपनी जर्नी से बोलती हूँ। ज़रूरी नहीं आपको बहुत बड़ा आपको ऑफिस चाहिए। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता था, मतलब कई लोगों ने बोला कि बहुत बड़ा ऑफिस होना चाहिए या ऐसे शो ऑफ चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, आपका बेस स्ट्रॉन्ग है, तो आप डेफिनेटली एक टाइम बाद राइज कर ही जाओगे अपनी लाइफ में। तो अपने बेस पे वर्क करो, डेली पढ़ो। मैं भी अभी भी जितना मर्जी बिजी हूँ, कोशिश करती हूँ कि दिन में 15 to 20 मिनट्स रीड करूँ, 15 to 20 मिनट्स मेडिटेट करूँ। क्योंकि मेरे पास जो क्लाइंट आ रहा है हेल्थ के लिए आ रहा है, तो अगर मेरी खुद की हेल्थ ठीक नहीं होगी, मेरे खुद डिप्रेशन में बैठी होंगी, मैं उसको सुनने के लिए तैयार ही नहीं होंगी।
तो एनर्जी एक्सचेंज होता है अपने क्लाइंट के साथ, तो पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज करके आप स्टार्ट करिए। जैसे कि जब मैं स्टार्टिंग में आई ना, तो बहुत लोग, जैसे बेरेटिक सर्जरी कितनी कॉमन हुई है ना, Yes. कि वेट लॉस के लिए। अभी जब मैंने बताया हम 4 धाम यात्रा पे गए, तो उसमें एक क्लाइंट थी, उसने आज से 5-7 साल पहले बेरेटिक सर्जरी करवाई होगी, और मैं उसको देख रही थी, उस बेचारी पे। उसके बाद उसने 30 kg रिड्यूस किया, 30 kg गेन कर लिया, एंड वो कुछ खा नहीं पा रही थी, क्योंकि जब आप स्टमक को स्मॉल कर देते हो ना, तो आप 1 चम्मच चावल एक्स्ट्रा नहीं खा सकते। तो जैसे ही हम कहीं रुकते थे खाने के लिए, वो 2-3 बाइट्स खाती थी और बाकी उसको रैप करती थी, क्योंकि अगर एक भी बाइट उनकी एक्स्ट्रा चली जाती थी तो उन्हें रास्ते में वॉमिटिंग्स लग जाती थी। एंड उसकी वजह से क्या हो गया, इतनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ चुकी थी उनकी बॉडी में, मतलब वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी, एंड स्किन पे इतने ज़्यादा ब्लेमिशेस थे उनके। मतलब मुझे लग रहा था कि हेल्थ की कॉस्ट पे क्यों पतले होना, टाइम रहते ही आप हेल्दी लाइफस्टाइल को स्टार्ट कर लोगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। ऑयल का कंजप्शन जो है बहुत, मुझे किचन में प्रॉब्लम आती है। अगर मैं कहूँ, बहुत लोग हैं कि ऑयल कम खाना है, बट कई लोग बहुत ज़्यादा, क्योंकि किचन में ऑयल यूज़ हो रहा है जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। इससे बेटर है कि आप विदाउट ऑयल सब्जी बनाओ, उसके ऊपर हल्का सा आप देसी घी डाल लीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। Thank you so much. Thanks a lot for all the wisdom what you have shared. And मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये पूरा नहीं है, तो इसके लिए कुछ आपके साथ कुछ और हम पॉडकास्ट भी करेंगे एंड कुछ कोलैबोरेशन भी करेंगे। Definitely. एंड वी वांट दिस टू कम आउट टू द मैक्सिमम, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें वो जो आपने बोला गट से ही मैक्सिमम चीज़ें गट से होती हैं आपकी। थैंक्स अ लॉट अगेन। You're welcome. थैंक यू डॉक्टर विभा। Thank you so much.